वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स हिंदी। मिस्टिक योद्धा 2, सर्कल ऑफ डेस्टिनी। चैप्टर 1, भाग्य जो देता है उसकी हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। ये कविता ज़्वेग की मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट से ली गई है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास सूर्य की चमक पर ध्यान देने का समय नहीं है। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं कर सकते थे और मैं बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं था। मेरे पास शहर में अकेले ही आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को अभिव्यक्त करने में अच्छा नहीं हूं और मैं सबसे अच्छा संचारक नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त योग्यता नहीं दिखाई है। एक बार मैंने 3 दिन में 2 रोटियां खा ली थी। भूख ने मुझे रात भर जगाए रखा। कम से कम मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया था, इसलिए मुझे बाहर ठंडी हवा का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार मुझे अस्पताल के मुर्दाघर में मृतकों की निगरानी करने की नौकरी मिल गई। अस्पताल में रात का समय इतना ठंडा था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गलियारे की दीवारों की लाइटें बुझ चुकी थी, जिससे सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं मुश्किल से अपने पैर देख पा रहा था और सिर्फ कमरों से ही रोशनी आ रही थी। मोन ड्यू, वहां से भयंकर बदबू आ रही थी। मौत की गंध हवा में घुली हुई थी और समय समय पर हमें शवों को मुर्दाघर में ले जाने में मदद करनी पड़ती थी। यह सबसे ज्यादा आकर्षक काम नहीं था, लेकिन इससे मुझे रोजी रोटी मिलती थी। साथ ही रात में खाली समय में मुझे पढ़ाई करने का मौका मिलता था। बहुत कम लोग शवगृह में जाते थे, लेकिन जब जाते थे तो वे शवों को ले जाते थे या दाह संस्कार के लिए ले जाते थे। मुझे बिना किताबों के ही काम चलाना पड़ा, क्योंकि मैं उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं था और न ही मुझे उनके लिए पर्याप्त पैसे बचाने की कोई उम्मीद दिख रही थी। लेकिन मुझे अपने पूर्ववर्ती को अचानक चले जाने के लिए धन्यवाद देना होगा, क्योंकि इससे मुझे ये नौकरी मिल सकी। मैं दिन की शिफ्ट में काम करने का सपना देखता था। दिन में सोने और रात में जागने से मेरा शरीर कमजोर हो गया और मेरा सिर दर्द करने लगा। एक दिन एक नई लाश लाई गई। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ये मेरे पूर्ववर्ती का शव है, जो अचानक चले गए। मैं अपने पूर्ववर्ती के रहस्यमय ढंग से लापता होने से हैरान था और जैसे ही अन्य लोग कमरे से बाहर चले गए, मैंने कैबिनेट को बाहर निकाला और चुपचाप शव का बैग खोला। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी त्वचा नीली सफेद थी और चेहरे पर झुर्रियां थी। खराब रोशनी ने उसे और भी डरावना बना दिया था। उसके सिर पर ज्यादा बाल नहीं थे, ज्यादातर बाल सफेद थे। उसके कपड़े उतार दिए गए थे, यहां तक कि उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। एक मृत व्यक्ति के रूप में, जिसका कोई परिवार नहीं था, मूवर्स उस व्यक्ति से पैसे कमाने के अवसर का विरोध नहीं कर सके। मैंने उसकी छाती पर एक अजीब सा निशान देखा। ये नीला काला था। मैं वास्तव में इसे समझा नहीं सकता। उस समय रोशनी बहुत कम थी। मैंने हाथ बढ़ाकर निशान को छुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। अपने पूर्ववर्ती को देखकर मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या मैं बूढ़ा होकर उनके जैसा हो जाऊंगा। मैंने उसके शरीर से वादा किया था कि मैं उसकी अंतिम यात्रा में उसके साथ रहूंगा, उसे श्मशान घाट ले जाऊंगा और फिर निकटतम निःशुल्क कब्रिस्तान ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि नौकरशाह उसे नदी में या किसी सुनसान जमीन पर कचरे की तरह फेंक दे। मुझे पता था कि मुझे अपनी नींद पूरी करने के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अगले दिन रविवार था। मैं तब अपनी खोई हुई नींद पूरी कर सकता था। ऐसा कहने के बाद मैंने बैग को जिप किया और उसे वापस कैबिनेट में रख दिया। कमरे में अंधेरा बढ़ गया और परछाई लंबी हो गई। उस दिन के बाद से जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मुझे घना कोहरा घेर लेता है। कुछ मुझे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी मानवीय नहीं है मेरी ओर आ रहा है, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। उन्हें लगता है कि इस काम में मैंने अपना दिमाग खो दिया है।
वे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। बार में बैठे एक पुरुष ग्राहक ने वर्णनकर्ता की ओर देखा, जो अचानक रुक गया था और पूछा, और कथावाचक ने अचानक अपनी कहानी रोक दी, जिससे बार में मौजूद एक पुरुष ग्राहक का ध्यान उस पर गया। 30 के दशक के इस व्यक्ति ने एक नीरस डफल कोट और हल्के पीले रंग की चाल पहनी हुई थी। उसके बाल पीछे की ओर खिंचे हुए थे और उसने अपनी बगल में एक खुरदरी काली बॉलर टोपी पहन रखी थी। वो शराब खाने में आने वाले बाकी लोगों की तरह ही आम आदमी लग रहा था। काले बाल और तीखी नीली आंखें। बहुत सुंदर नहीं, लेकिन घिनौना भी नहीं। उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ध्यान आकर्षित करे। कथावाचक एक तगड़ा लड़का था जो अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में था। उसके लंबे अंग और सुडौल चेहरे किसी भी लड़की को चौंका सकते थे। उसके छोटे, गहरे काले बाल और चमकीली नीली आंखें उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थी। लड़के ने अपने सामने पड़े खाली शराब के गिलास को उत्सुकता से देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। और तब फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और ग्रामीण इलाकों में लौट आया ताकि मैं आपको ये बकवास बता सकूं। लड़के ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैलाते हुए जवाब दिया। पुरुष अतिथि आश्चर्यचकित रह गया। क्या तुम बस हमारी टांग खींच रहे थे? हा। बार में चारों ओर हंसी गूंज उठी। हालांकि हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि एक अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा शर्मिंदा ग्राहक की तरफ सख्ती से देखा और टिप्पणी की, तुम यहां के नहीं हो, है ना? लुमियन हर दिन एक अलग कहानी करता है। कल वो एक कंगाल आदमी था जिसे उसकी मंगेतर ने छोड़ दिया था, और आज वो मृतकों का चौकीदार है। हाँ, वो 30 साल सेरेंजो नदी के पूर्व में और फिर 30 साल उसके दाई और बिताने की बात करता है। वो बकवास करता है। वो शराब खाने में नियमित आने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा। सभी पुरुष कोडू गांव के किसान थे, जो फीके रंग के अंगरखे पहने हुए थे। काले बालों वाला लड़का लुमियन बार काउंटर पर आगे झुका और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने एक शरारती मुस्कान बिखेरी और घोषणा की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ये सब नहीं बना रहा हूं। मेरी बहन ये कहानियां लिखती है। वो नोवेल वीकली या किसी अन्य नाम से जाने जाने वाले कॉलम के लिए लेखिका है। इतना कहते ही लुमियन ने पलटकर अपनी बाहें फैला दी और विदेशी ग्राहक की ओर मुस्कुराते हुए देखा। लगता है उसने बहुत ही बढ़िया कहानी गढ़ी है। मुझे खेद है कि आपने गलत समझा। भूरे रंग की ट्वीड शर्ट पहने वो साधारण आदमी मुस्कुराया और खड़ा हो गया। कितनी रोचक कहानी है, और मैं आपको कैसे संबोधित करूं? क्या दूसरों से पूछने से पहले अपना परिचय देना सामान्य शिष्टाचार नहीं है? लुमियन ने उस आदमी की मुस्कान का जवाब देते हुए कहा। विदेशी ने सिर हिलाया। मेरा नाम रयान कोस है। ये मेरे साथी हैं, वैलेंटाइन और लिया। अंतिम वाक्य उसके बगल में बैठे पुरुष और महिला को संदर्भित करता था। वैलेंटाइन, जो 20 के दशक के आखिर में था, उसके बाल सुनहरे रंग के थे और उसकी आंखें नीली थी। उसने सफेद बनियान, नीली ट्वीड जैकेट और काली पतलून पहनी हुई थी। यह स्पष्ट था कि उसने अपनी पोशाक में काफी मेहनत की थी, मानो वो किसी खास मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसने अपने आसपास खड़े किसानों और चरवाहों की ओर एक नजर भी नहीं डाली। दूसरी ओर लिया एक आकर्षक युवती थी, जिसके लंबे हल्के भूरे बाल एक बड़े से जोड़े में बंधे थे और उसके सिर पर एक सफेद घूंघट था। उसकी आंखें उसके बालों से मेल खा रही थी और वो लुमियन को खुली मुस्कान के साथ देख रही थी, जो उनके बीच हुई बातचीत से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। शराब खाने के अंदर गैस लैंप की रोशनी में लिया नाम की महिला अपनी तीखी नाक और आश्चर्यजनक रूप से घुमावदार होंठ दिखा रही थी। वो निश्चित रूप से कौडू जैसे ग्रामीण इलाकों में एक आश्चर्यजनक महिला थी। उसने एक आरामदायक सफेद प्लीटेड कश्मीरी ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ एक छोटा सा ऑफ वाइट कोट और मार्सेलन बूट्स की एक जोड़ी थी। उसके घूंघट और बूट्स में 2 छोटी चांदी की घंटियां लगी हुई थी।
जब वो शराब खाने में जाती थी तो वे झंझनाती थी, जिससे कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता था, खास तौर पर पुरुषों का। उनकी नजर में ये उस तरह का फैशनेबल परिधान था जिसे आप केवल बड़े शहरों में ही देख सकते थे, जैसे कि प्रांतीय राजधानी बिगोरे या राजधानी शहर ट्रायर में। लुमियान ने तीनों विदेशियों को स्वीकृति में सिर हिलाया। नाम है लुमियन ली। आप मुझे लुमियन कहकर बुला सकते हैं। ली, लिया ने अचानक कहा। क्या बात है? तुम लोगों को मेरे अंतिम नाम से कोई परेशानी है? लुमियन ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। रयान कोस ने लीह की ओर से स्पष्टीकरण देने का बीड़ा उठाया। तुम्हारा अंतिम नाम बहुत ही भयावह है। मैं अभी अभी अपनी आवाज पर नियंत्रण खो बैठा था। अपने आसपास के किसानों और चरवाहों के हैरान परेशान चेहरे को देखते हुए उन्होंने आगे कहा, जो लोग नाविकों और समुद्री व्यापारियों के संपर्क में आए हैं, वे एक कहावत से परिचित हैं जो 5 समुद्रों में प्रचलित है। मैं फ्रैंकली नामक व्यक्ति से भिड़ने की अपेक्षा समुद्री डाकू एडमिरलो या यहां तक कि राजाओं से भी आमना सामना करना पसंद करूंगा। उस व्यक्ति का अंतिम नाम भी ली है। क्या वह सचमुच इतना डरावना है? लुमियन ने पूछा। रयान ने जवाब में अपना सिर हिलाया। मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई किंवदंती मौजूद है तो यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं हो सकती। उन्होंने विषय बदलते हुए लुमियन से कहा, कहानी के लिए धन्यवाद। ये एक ड्रिंक के लायक है। आप क्या चाहते हैं? एक गिलास लाफी वेटे। लुमियन ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। रयान कोस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लाफी वर्टे, एब्सिंथ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एब्सिंथ मानव शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसी शराब पागलपन और मति भ्रम का कारण बन सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रायर का रुझान यहां तक पहुंचेगा, लिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लुमियन ने उनकी टिप्पणी को संक्षेप में स्वीकार किया। तो ट्रायर के लोग भी लाफी वेटे का आनंद लेते हैं। हमारे लिए जीवन पहले से ही काफी कठिन है। थोड़ा और नुकसान होने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पेय हमारे मन को शांत कर सकता है। ठीक है। रयान अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और बारटेंडर की ओर मुड़ा। एक गिलास लाफी वर्टे और दूसरा गिलास क्यूरेपिस। कूर एपिस एक प्रसिद्ध फलाधारित स्पिरिट थी जिसे पूर्णता के लिए आस्वित किया गया था। लुमियन के झूठ को उजागर करने वाला दुबला पतला अधेड़ आदमी बोल उठा। मुझे भी एक गिलास लाफी वर्टे दे दो। आखिरकार मैं ही था जिसने अभी सच बताया था। मैं तुम्हें इस बच्चे की स्थिति के बारे में भी सच बता सकता हूं। उसने लुमियन को घूर कर देखा, उसे आपत्ति जताने की हिम्मत दी। विदेशी, मैं बता सकता हूं कि तुम्हें अभी भी उस कहानी की प्रामाणिकता पर संदेह है। पियरे, एक मुफ्त गिलास शराब के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। लुमियन ने क्रोधित होकर जवाब दिया। रयान के जवाब देने से पहले ही लुमियन ने कहा, मैं अपनी कहानी क्यों नहीं बता सकता और लाफी वेटे का एक अतिरिक्त गिलास क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कोई नहीं जानता कि उन्हें आप पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। पियरे ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहन की बच्चों को सुनाने के लिए पसंदीदा कहानी द बॉय हु क्राइड वुल्फ है। जो लोग हर समय झूठ बोलते हैं वे अंततः अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। लुमियन ने कंधे उचकाए और देखा कि कैसे बारटेंडर ने उसके सामने हल्के हरे रंग की शराब का गिलास रख दिया। वाह, उसने बेफिक्र होकर कहा। रयान लुमियन की ओर मुड़ा। क्या ये सब ठीक है? जरूर, जब तक आपका बटुआ इसे संभाल सके, लुमियन ने हल्के से जवाब दिया। ऐसी स्थिति में लाफी वेटे का एक और गिलास, रयान ने सिर हिलाते हुए कहा। पियरे का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। उदार विदेशी, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, उसने लुमियान की ओर इशारा करते हुए कहा। यह पूरे गांव में सबसे शरारती आदमी है। 5 साल पहले उसकी बहन औरोरे उसे वापस गांव ले आई, पियरे ने आगे कहा। तब से वो यही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उस समय वो सिर्फ 13 साल का छोटा लड़का था। वो लाशों की रखवाली करने के लिए अस्पताल कैसे जा सकता था? सबसे नजदीकी अस्पताल पहाड़ की तलहटी में डारिएगे में है।
वहां पैदल जाने में पूरी दोपहर लग जाती। वापस गांव में लाया गया? लिया ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह झलक रहा था। उसने अपना सिर झुकाया, जिससे उसकी घंटियां बजने लगी। पियरे ने पुष्टि में सिर हिलाया। औरोरे 6 साल पहले यहां आई थी। 1 साल बाद वो एक यात्रा पर गई और इस लड़के को अपने साथ वापस ले आई। उसने कहा कि उसे ये बच्चा सड़क पर मिला था, एक भूखा, बेघर बच्चा। उसने उसे गोद लेने की योजना बनाई। फिर उसने औरोर का अंतिम नाम ली रख लिया, यहां तक कि उसका नाम लुमियन भी औरोर नहीं दिया था। मुझे यह भी याद नहीं है कि औरोर द्वारा नाम बताए जाने से पहले मेरा नाम क्या था। लुमियन इस रहस्योद्घाटन से अप्रभावित मुस्कुराया और एब्सिंथ का एक घूंट लिया। यह स्पष्ट था कि उसका अतीत उसे जरा भी परेशान नहीं करता था। चैप्टर 2। रयान ने लुमियन से विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी, उसने कहा। लुमियन ने हंसकर कहा, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हमें लाफी वेटे का एक और गिलास चाहिए? रयान के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने विषय बदल दिया। तुम जैसे विदेशी लोग कौडू क्यों आते हैं? क्या तुम ऊन या चमड़ा खरीदने के लिए यहां आते हो? कोडू के कई निवासी चरवाहे के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। रयान ने राहत की सांस ली और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना असली उद्देश्य समझाया। हम इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी गिलॉम बेनेट से मिलने आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने घर और गिरजाघर दोनों से अनुपस्थित है। पियरे, जिसने रयान की मुफ्त एब्सिंथ का आनंद लिया था, ने उसे याद दिलाया कि कौडू में केवल एक ही चर्च है। बार काउंटर के आसपास के अन्य स्थानीय लोग शराब पी रहे थे, लेकिन किसी ने रयान के सवाल का जवाब नहीं दिया। नाम किसी तरह की वर्जना या अधिकार का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था, जिस पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती थी। लुमियन ने पेय का एक घूंट लिया और सहायता की पेशकश करने से पहले कुछ सेकंड तक सोचा। मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं कि पादरी कहाँ है। क्या तुम्हें वहां ले जाने की जरूरत है? लिया ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने कहा, अगर यह बहुत बड़ी परेशानी नहीं है तो। रयान ने सहमति में सिर हिलाया। जब आप अपना ड्रिंक खत्म कर लें। ठीक है। लुमियन ने अपना गिलास उठाया और हल्के हरे रंग की शराब खत्म कर दी। उसने अपना गिलास नीचे रखा और खड़ा हो गया। चल दर, बहुत बहुत धन्यवाद। रयान ने अपना आभार व्यक्त किया और वैलेंटाइन और लिया को खड़े होने का इशारा किया। लुमियन का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। इसमें कोई समस्या नहीं है। आपने मेरी कहानी सुनी और मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक का आनंद लिया। इससे हम दोस्त बन गए, है ना? उई, रयान ने सिर हिलाया। लुमियन की मुस्कान कान से कान तक फैल गई। उसने अपनी बाहें फैला दी और दूसरे पक्ष को गले लगाने के लिए इशारा किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरी गोभी, उन्होंने उत्साह से कहा। रयान, जो भालू के आलिंगन में आने ही वाला था, स्तब्ध रह गया। गोभी? उनके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी का मिश्रण था। वैलेंटाइन और लिया ने भी उसकी अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित किया। लुमियन ने मासूमियत भरी ईमानदारी के साथ बताया, ये एक स्नेह भरा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अपने दोस्तों के लिए करते हैं। डारिएगे क्षेत्र में हर कोई इसके बारे में जानता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। मेरा विश्वास करो, मेरी गोभी। लिया अपने आप को रोक नहीं सकी, लेकिन चारों ओर नजर घुमाते हुए झंझनाहट की आवाजें निकालने लगी। पियरे और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और नए लोगों को आश्वस्त किया कि लुमियन की बातें सच थी। हालांकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट से पता चलता था कि वे विदेशियों को उनके स्नेहपूर्ण अभिवादन को समझने में संघर्ष करते देखकर प्रसन्न थे। लुमियन ने सोच विचार कर अपनी ठोड़ी सहलाई। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? तो फिर मैं कोई दूसरा विकल्प चुनूंगा। इसका इस्तेमाल दोस्तों के लिए भी किया जा सकता है। मेरे प्यारे खरगोश, मेरे प्यारे चूजे, मेरी प्यारी बत्तखें, या शायद मेरे प्यारे मेमने। इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है?
लेकिन रयान का चेहरा एकदम सख्त था और वैलेंटाइन का माथा असमंजस में फंस गया था। लिया ने एक गहरी सांस ली जिसमें आक्रोश और मनोरंजन का मिश्रण था। चलो हम गोभी ही खाएं, ठीक है? कम से कम ये सामान्य तो लगता है। ओह, रयान ने एक शांत आह भरी और धीरे से वैलेंटाइन की कोहनी पकड़ ली। उसने हल्का सा सिर हिलाया और टिप्पणी की, वे सभी परिवार के अनमोल खजाने की तरह लगते हैं। लुमियन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना शरीर घुमाया और बारटेंडर से पूछा, कितना लगेगा? 2 वर्ल्ड डियोर। बारटेंडर ने काउंटर पर रखे गिलासों की ओर देखते हुए जवाब दिया। रयान ने बिल चुका दिया और लिया ने बातचीत को दूसरे विषय पर स्थानांतरित कर दिया। लुमियन एक असामान्य नाम है, कम से कम पियरे और गिलॉम जैसे नामों से तो बेहतर है। लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप इस जगह पियरे को पुकारें तो 1/3 लोग अपना सिर घुमा लेंगे। गिलॉम को पुकारें और 1/3 लोग जवाब देंगे। जहां तक इस सज्जन का सवाल है, उसने उस दुबले पतले अधेड़ आदमी की ओर इशारा किया जो मुफ्त पेय पी रहा था। उनका पूरा नाम पियरे गिलॉम है। लिया ने गोभी के विषय को टालते हुए मुस्कुराहट बिखेरी। जब वे शराब खाने से चले गए तो लुमियन ने पीछे मुड़कर आसपास का निरीक्षण किया। क्या बात है? लिया ने जिज्ञासा से पूछा। लुमियन ने एक पल सोचा और सोच समझकर जवाब दिया, आज शराब खाने में सिर्फ तुम तीनों विदेशी नहीं आए थे, एक और व्यक्ति पहले आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कब चले गए। वे कैसे दिखते थे? रयान ने गंभीर भाव से पूछा। लुमियन ने कुछ क्षण विचार करने में समय लिया। एक महिला, बहुत ही परिष्कृत। आप एक नजर में ही बता सकते हैं कि वो शहर से है। मैं उसकी शक्ल का वर्णन नहीं कर सकता। क्यों न मैं आपके लिए उसका स्केच बनाऊं? क्या आप चित्र बनाना जानते हैं? लिया ने पूछा। वो लुमियन की विचित्रताओं से परिचित थी। लुमियन ने ठहाका लगाया, मैं नहीं। ऐसी स्थिति में आइए पहले पादरी का पता लगाएं। रयान ने बातचीत को समाप्त करते हुए निर्णय लिया। कोडू एक ऐसी जगह थी जहां रात के समय स्ट्रीट लैंप नहीं जलते थे, फिर भी ऊपर टिमटिमाते तारे एक हल्की सी चमक प्रदान करते थे जिससे वे चारों सड़क पर चल पाते थे। दोनों तरफ की खिड़कियों से निकलने वाली पीली रोशनी उस अलौकिक माहौल को और भी बढ़ा देती थी। जैसे ही वे गांव के चौराहे पर स्थित अनंत प्रज्वलित सूर्य गिरजाघर के पास पहुंचे तो अंधेरे में ये भव्य संरचना कुछ धुंधली सी दिखाई देने लगी, मानो वो रात में विलीन हो रही हो। हम पहले भी यहां आ चुके हैं, यहां कोई नहीं है, वैलेंटाइन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, सामने के दरवाजे पर कोई नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं और कोई नहीं है। इसके बाद वो रयान और अन्य लोगों को गिरजाघर के सामने से कब्रिस्तान की ओर ले गया, जहां उन्हें एक गहरे भूरे रंग का लकड़ी का दरवाजा मिला। लुमियन ने रयान के दस्तक देने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर चाबी के छेद से छेड़छाड़ की और एक चरमराहट के साथ साइड का दरवाजा खोल दिया। ये बहुत अच्छा नहीं है, है ना? रयान ने भौहें सिकोड़ी। लिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी घंटियां बजने लगी। हम यहां पादरी से मिलने आए हैं, उनसे लड़ने नहीं। ठीक है, लुमियन ने सहमति जताई। उसने लकड़ी का दरवाजा बंद किया और हल्के से खटखटाया। अरे, कोई है? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में कहा जो रात में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गिरजाघर के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बिना किसी हिचकिचाहट के लुमियन ने दरवाजा खोला और अंदर आने का इशारा किया। अंदर चलो, रयान झिझका। उसने दरवाजे के पीछे के अंधेरे को देखा और अपने साथियों की तरफ देखा। ठीक है, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, धीमा लेकिन दृढ़। लिया और वैलेंटाइन भी उनके पीछे पीछे आए। लिया के जूतों और घूंघट को सजाने वाली 4 चांदी की घंटियां भयानक रूप से शांत थी। जब वे चारों आगे बढ़ रहे थे तो वातावरण अंधकारमय और भयावह था। अचानक रयान रुका और धीमी आवाज में बोला, ये क्या शोर है? हाँ, मैंने भी सुना है,
लुमियन ने सहमति जताते हुए कहा। बिना समय बर्बाद किए उसने जोर से दरवाजा एक तरफ धकेल दिया और दरवाजा जोर से खुल गया, जिससे बाहर का दृश्य सामने आ गया। मंद रोशनी वाली जगह किसी कन्फेशनल जैसी लग रही थी। तारों की रोशनी की एक किरण अंदर से चमक रही थी, जिससे एक नंगा आदमी दिखाई दे रहा था, जो एक गोरी चमड़ी वाली औरत के ऊपर लेटा हुआ था। इस दृश्य ने पुरुष और महिला सहित सभी को अचंभित कर दिया। अचानक वो आदमी उठ बैठा और रयान और उसकी टीम पर चिल्लाया, सैक्रेब्लू, तुमने पवित्र चर्च की योजना को बर्बाद कर दिया है। गूंजती हुई गर्जना के बीच लुमियन, जो चुपचाप समूह के पीछे आ गया था, ने अपना हाथ हिलाया और जल्दी से बोला, आह, ऐसा लगता है कि हमने अपने पादरी को खोज लिया है। अलविदा मेरी गोभी। इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लुमियन दरवाजे की ओर भाग गया और उसके शब्द हवा में उड़ गए। टीम सदमे में थी, लेकिन ली, रयान और वैलेंटाइन अधेड़ उम्र के आदमी पियरे गिलॉम के शब्दों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। तुम्हें इस आदमी से दूर रहना चाहिए। वो पूरे गांव में सबसे शरारती आदमी है। लुमियन अपने हाथों को जेबों में डाले तारों के नीचे कोई धुन बजाते हुए देश की सड़क पर टहल रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, पादरी का मैडम पुआलिस के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। सोमदियु, ये विदेशी लोग प्रतिष्ठा का भाव रखते हैं। पादरी कभी भी उनसे आगे निकलने का सपना नहीं देखेगा। उसे अपने घिनौने प्रेम संबंधों को छुपाए रखने और गिरजाघर में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा रकम चुकानी होगी। औरोर के पीछे पागल होने के लिए उसे खुद को ही दोषी मानना चाहिए। मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। जैसा कि लुमियन ने खुद से कहा, वो गांव के बाहरी इलाके में अपने निवास पर लौट आया। जिस इमारत को वो घर कहता था, वो एक अजीबोगरीब अर्धभूमिगत 2 मंजिला इमारत थी। भूतल पर रसोई और लाउंज दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। कमरे में एक भारी ओवन और एक भव्य स्टोव का बोलबाला था। औरोरे, औरोरे, लुमियन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। ऊपरी मंजिल 3 कक्षों और एक शौचालय में विभाजित थी। सभी दरवाजे खुले थे। लुमियन ने प्रत्येक कमरे में झांका, लेकिन अपनी बहन को नहीं ढूंढ सका। वो कुछ देर तक इस पर विचार करता रहा, फिर गलियारे के अंत तक गया और सीढ़ी पर चढ़ गया जो छत तक ले गई। छत पर नारंगी रंग की आग लगी हुई थी, जो गोधूली के आसमान से रंगी हुई थी। बीच में एक आकृति बैठी थी, जो अपने घुटनों को पकड़े हुए चमकते सितारों को ध्यान से देख रही थी। ये एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी। उसके लंबे और घने बाल सुनहरे रंग के थे। उसकी आंखें हल्के नीले रंग की थी और उसके चेहरे की विशेषताएं जटिल और परिष्कृत थी। उसकी निगाहें ब्रह्मांड पर टिकी थी। उसका चेहरा शांत था, किसी मूर्ति के समान। लुमियन चुप रहा। वो उसकी तरफ खिसक गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने अपना सिर उठाया, दूरी पर घने जंगल को देखा, पेड़ों के बीच से बहती हवा की सरसराहट को महसूस किया। थोड़ी देर बाद महिला ने अपनी बाहें उठाईं और अपने रूप पर ध्यान न देते हुए उन्हें तान दिया। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहां इतनी बार क्यों आती हो। इस दृश्य में ऐसा क्या दिलचस्प है? लुमियन ने टिप्पणी की। मुझे ग्रांडे सोइर कहो। औरोरे ने लुमियन के सिर पर अपनी उंगली थपथपाते हुए चंचलता से डांटा। औरोर ने आह भरी और मन ही मन सोचा, एक दार्शनिक ने कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें पूजनीय हैं। एक है दिल में नैतिकता और दूसरी है सिर के ऊपर का ब्रह्मांड। लुमियन ने अपनी बहन के चेहरे पर थोड़ी उदासी देखी और मुस्कुरा दिया। मुझे इस सवाल का जवाब पता है। सम्राट रोसेले ने ऐसा कहा है। औरोरे हंसा। उसने एक सांस ली और अपनी सुंदर सुनहरी भौहें ऊपर उठाई। तुम फिर से शराब पी रहे हो। इसे सामाजिकता कहते हैं। लुमियन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बताया कि अभी क्या हुआ था। मैं 3 विदेशियों से मिला। औरोर अपनी हंसी रोक नहीं सकी।
मुझे सचमुच डर है कि पादरी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। लुमियन, पादरी को और मत भड़काओ। अगर हम नया पादरी ले आए तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैं उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लुमियन ने शिकायत की, इससे पहले कि और खड़ी होती। उसने अपने भाई की ओर देखा और मुस्कुराई। ठीक है, ये सोने का समय है, मेरे नशे में धुत भाई, और ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने कुछ चांदी की धूल फेंकी। और एक पक्षी की तरह छत से नीचे उड़ी और लुमियन को पीछे छोड़कर दूसरी मंजिल की खिड़की में घुस गई। लुमियन ने यह सब चुपचाप देखा और चिंतित होकर चिल्लाया, मेरा क्या होगा? खुद नीचे उतर जाओ। औरोरे ने निर्दयता से उत्तर दिया। लुमियन ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने रात के आकाश में प्रकाश के चांदी के धब्बों को गायब होते देखा। धीरे से आह भरी और खुद से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि मैं कब ऐसी असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर सकूंगा। चैप्टर 3। लुमियन छत के ऊपर ही खड़ा रहा। अभी नीचे उतरने को तैयार नहीं था। उसका चेहरा एक शांतचित्त व्यक्ति की छवि थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। वो शरारती युवक चला गया जो अक्सर शराब खाने में आता था। हमेशा मुस्कुराहट और मजाक के साथ तैयार रहता था। उसकी जगह एक शांत और दृढ़ व्यक्ति था, जो उसे पहले से जानने वालों के लिए पहचान में नहीं आ रहा था। संयोग से औरोर की जादुई शक्तियों की खोज करने के बाद से लुमियन उन्हें प्राप्त करने के लिए जुनूनी था। लेकिन औरोर ने हमेशा उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी। ऐसी क्षमताओं का उपयोग करने के साथ आने वाले भारी खतरे और पीड़ा का हवाला देते हुए उसने रहस्य को उजागर करने से इनकार कर दिया। भले ही वो जानती थी कि उन्हें साधारण मनुष्यों को कैसे प्रदान किया जाए। लुमियन उसे विधि बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हर मोड़ पर उससे विनती और अनुन्य विनय की। कुछ सेकंड के चिंतन के बाद लुमियन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और छत के किनारे तक पहुंच गया। वो लकड़ी की सीढ़ी का उपयोग करके दूसरी मंजिल पर वापस चढ़ गया। वो टहलते हुए औरोर के कमरे में गया, लेकिन अंदर झांकने से पहले उसने पाया कि भूरे रंग का लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। औरोर आसमानी नीले रंग का गाउन पहने हुए अपनी मेज पर बैठी शैंपेन फाउंटेन पेन से कुछ लिख रही थी। वो इतनी रात तक क्या लिख रही है? क्या ये जादू टोने से संबंधित है? लुमियन ने दरवाजे पर हाथ रखा और मजाक किया, क्या तुम अपनी डायरी में लिख रही हो? सच कहो तो डायरी कौन लिखता है? औरोरे ने बिना अपनी लेखनी से नजर हटाए जवाब दिया। लुमियन उसके जवाब से संतुष्ट नहीं था। लेकिन क्या सम्राट रोसेले ने डायरी के कई खंड नहीं रखे थे? रोसेले इंटिस गणराज्य के अंतिम सम्राट थे, जहां भाई बहन वर्तमान में रहते थे। उन्होंने सौरोन राजवंश को गिरा दिया था और सीजर का पद ग्रहण कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया था। इस व्यक्ति ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति की थी। उन्हें भाप इंजन का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के लिए समुद्री मार्ग का नक्शा बनाया था और उपनिवेशीकरण के युग की शुरुआत की थी। वे अपने समय के प्रतीक थे, एक सदी से भी पहले के बीते युग के प्रतीक। हालांकि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साथ धोखा हुआ और ट्रायर के व्हाइट मेपल पैलेस में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी डायरी के पन्ने पूरी दुनिया में प्रसारित किए गए। फिर भी वे ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे कोई भी समझ नहीं सका, मानो वे शब्द इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। यही कारण है कि रोसेल एक ईमानदार आदमी नहीं है। औरोरे ने लुमियन की ओर पीट करके उपहास किया। तो तुम वहां क्या लिख रहे हो? लुमियन ने पूछा। यही मामले का सार था। औरोरे ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसकी आवाज उदासीनता से टपक रही थी। एक पत्र। किसको? लुमियन अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सका। औरोर ने रुककर अपने शब्दों और वाक्यांशों की समीक्षा करने के लिए अपनी जटिल डिजाइन वाली उत्कृष्ट सुनहरी शैंपेन फाउंटेन पेन को नीचे रख दिया। एक पत्र मित्र। अब क्या होगा?
लुमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, पूरी तरह से उलझन में। वो क्या बकवास था? औरोर ने हंसते हुए अपने चमकीले सुनहरे बालों में उंगलियां फिराई और अपने भाई को समझाना शुरू किया। इसलिए मैं तुमसे कहता रहता हूं कि ज्यादा पढ़ो और अध्ययन करो। शराब पीकर और मौज मस्ती करके अपना दिन बर्बाद करना छोड़ो। अपने आप को देखो, तुम में क्या बात अनपढ़ों से अलग है? पेन पाल ऐसे दोस्त होते हैं जो अखबारों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों के जरिए एक दूसरे से परिचित होते हैं। वे कभी मिले नहीं होते और संपर्क बनाए रखने के लिए सिर्फ पत्रों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे दोस्त होने का क्या मतलब है? लुमियन ने इस मामले को लेकर चिंतित होकर पूछा। जैसे ही उसने दरवाजे से अपना हाथ हटाया, वो गहरी सोच में डूबकर अपनी ठोड़ी खुजाने लगा। औरोर का पहले कभी कोई प्रेमी नहीं था, इसलिए वो उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मूर्ख नहीं बनने दे सकता था जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी। मतलब? औरोरे ने गंभीरता से सोचा। सबसे पहले भावनात्मक मूल्य। हाँ, मुझे पता है कि तुम इस अवधारणा को नहीं समझते। मनुष्यों को एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें और भावनाएं गांव वालों के साथ या तुम्हारे साथ साझा नहीं की जा सकती। मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक ज्यादा निजी आउटलेट की जरूरत है। ये पत्र मित्र, जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूं, इसके लिए एकदम सही है। दूसरी बात, मेरे पत्र मित्रों को कम मत आंको। उनमें से कुछ में बहुत शक्ति होती है और कुछ में बहुत ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्र मित्र ने मुझे ये बैटरी से चलने वाला लैंप उपहार में दिया। केरोसिन लैंप और मोमबत्तियां आंखों के लिए बहुत हानिकारक है और रात में लिखने के लिए आदर्श नहीं है। लुमियन के अगला प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा किए बिना औरोर ने उसके पीछे हाथ हिलाया। थोड़ा आराम करो, मेरे नशे में धुत भाई। बोन नाइट। ठीक है, बोन नाइट। लुमियन ने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। औरोरे ने निर्देश दिया, दरवाजा बंद करना मत भूलना। यहां सभी खिड़कियां और दरवाजा इस तरह खुला होने से बहुत ठंड है। लुमियन ने भूरे रंग की लकड़ी से बने दरवाजे को धीरे से बंद किया, फिर अपने कमरे में चला गया, जहां बिस्तर पर बैठने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए। रात के अंधेरे में लुमियन खिड़की के पास लकड़ी की मेज, तिरछी कुर्सी, दीवार के सामने छोटी किताबों की अलमारी और दूसरी तरफ अलमारी को देख सकता था। वो चुपचाप बैठा रहा, विचारों में खोया हुआ। वो जानता था कि औरोर एक ऐसी महिला थी जो अपने राज अपने तक ही रखती थी, और ऐसी कई बातें थी जो उसने उसे नहीं बताई थी। लुमियन को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके राज उसे खतरे में डाल सकते हैं, और जब वास्तविकता सामने आई तो उसके विकल्प सीमित थे। वो एक साधारण व्यक्ति थे जिनका शरीर सुदृढ़ और बुद्धि तीव्र थी। विचार समुद्र तट पर टूटती लहरों की तरह तेजी से आए और उतनी ही तेजी से पीछे हट गए। लुमियन ने एक गहरी सांस ली और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की ओर चल दिया। इसके बाद उसने अपना जैकेट नुमा भूरा कोट उतार दिया और ठंडे बिस्तर पर गिर पड़ा। पहाड़ों में अप्रैल की हवा अभी भी ठंडी थी। अपनी इस तंद्रा अवस्था के बीच लुमियन को एक धुंधली धुंध का आभास हुआ जो उसके चारों ओर फैल रही थी, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उसे मिटा रही थी। वो धुंध में स्तब्ध होकर आगे बढ़ रहा था। फिर भी वो चाहे जिस दिशा में जाए या कितनी भी दूर जाए, कोहरा उसे हमेशा एक ही स्थान पर वापस ले जाता था, उसके शयन कक्ष पर। कमरे में एक सफेद 4 टुकड़ों वाला बिस्तर, खिड़की के सामने रखी एक लकड़ी की मेज और कुर्सी, किताबों की अलमारियां और इसी तरह की अन्य चीजें थी। उफ! लुमियन की आंखें अचानक खुल गई। सुबह का सूरज पतले नीले पर्दों के बीच से रोशनी डाल रहा था। वो उठकर बैठ गया और कमरे की ओर शून्य दृष्टि से देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी किसी स्वप्न में फंसा हुआ है। वही सपना जो वो कई दिनों से देख रहा था, धूसर कोहरा जो साफ होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने हाथ को अपनी कनपटी पर उठाया और गहरी आवाज में खुद से कहा, यह बार बार होने लगा है।
मुझे लगभग हर दिन एक ही सपना आता है। लुमियन के शांत व्यवहार से ये बात झूठ साबित हो रही थी कि इस सपने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन ये निश्चित रूप से कोई सकारात्मक परिणाम देने में भी विफल रहा था। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसमें कुछ शुभ छिपा हो, लुमियन ने बिस्तर से उठते हुए कहा। लुमियन ने गलियारे का दरवाजा खोला और तुरंत ही उसे औरोर के कमरे से आती हुई आवाज सुनाई दी। कैसा संयोग है, लुमियन मुस्कुराया, लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया, जिससे वो एक कदम पीछे हट गया और दरवाजे के किनारे पर खड़ा हो गया। जब औरोर के शयन कक्ष का दरवाजा खुला तो लुमियन ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और चेहरे पर थोड़ा दर्द भरा भाव लाते हुए अपनी कनपटियों की मालिश करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? औरोरे ने उसकी बेचैनी देखी। सफलता। लुमियन ने मन ही मन खुशी मनाई और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। मुझे फिर वही सपना आया, उसने गहरी आवाज में जवाब दिया। औरोर के सुनहरे बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे और उसने चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ ली। पिछली विधि काम नहीं आई, उसने सुझाव देने से पहले खुद से कहा। शायद मुझे आपके लिए एक सम्मोहनकर्ता, एक वास्तविक सम्मोहनकर्ता ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जादुई शक्तियों वाले? लुमियन ने जानबूझकर सवाल किया। औरोर ने जवाब में हल्के से सिर हिलाया। आपका कोई पत्र मित्र? लुमियन पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? अपनी समस्या को हल करने के बारे में सोचो, औरोर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। क्या यही बात मेरे दिमाग में नहीं है? लुमियन ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, औरोर, यदि मैं एक जादूगर बन जाऊं और असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लूं, तो मैं सपने का रहस्य खोल सकूंगा और उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। औरोरे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसके चेहरे पर नरमी छा गई और उसने आगे कहा, लुमियन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। हम जो रास्ता अपना रहे हैं वो खतरनाक, दर्दनाक और पूरी तरह से विश्वासघाती है। अगर मेरे पास कोई और विकल्प होता और अगर दुनिया नियंत्रण से बाहर नहीं होती, तो मैं एक सामान्य पुरानी लेखिका बनकर और शांतिपूर्ण जीवन जीकर संतुष्ट रहती। लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बीच में कहा, तो फिर मुझे खतरे और दर्द का बोझ उठाने दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है। ये शब्द काफी समय से उसके दिमाग में घूम रहे थे। कुछ सेकंड के लिए औरोर चुप हो गई, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। क्या आप महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं? इससे पहले कि लुमियन कुछ बोल पाती, उसने गंभीर स्वर में कहा, अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी है। हम पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं जा सकते। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जाकर नहाता हूं। तुम आज घर पर खूब पढ़ाई करो और जून में होने वाली कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करो। तुमने खुद कहा, दुनिया और भी खतरनाक होती जा रही है। परीक्षा लेने का क्या मतलब है? लुमियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनका मानना था कि सफलता की कुंजी ताकत है, कोई कागजी डिग्री नहीं। औरोर ने बस मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान ही शक्ति है, मेरे अशिक्षित भाई। लुमियन के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, इसलिए वो बस औरोर को शौचालय में जाते हुए देखता रहा। दोपहर में कॉडो के हलचल भरे शहरी चौक में रीमन ग्रेग ने एक एल्म के पेड़ के नीचे बैठे लुमियन ली को देखा। उसके विचार रहस्य में डूबे हुए थे। क्या तुम्हें घर में बैठकर अपनी नाक उन किताबों में नहीं गड़ाए रहना चाहिए? रेमंड उसके पास आया, उसकी आवाज में ईर्ष्या झलक रही थी। रीमन लुमियन का विश्वास पात्र था, जिसकी लंबाई 1.7 मीटर थी, भूरे बाल और भूरी आंखें थी। वह एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, जिसका रंग थोड़ा लाल था। लुमियन ने उसकी ओर देखा और एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। क्या औरोर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जल्लाद को भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। मैं इतने लंबे समय से घर में बंद हूं, मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। सारी सुबह वो औरोरे की सहायता के बिना
असाधारण शक्तियां प्राप्त करने की संभावना पर विचार करता रहा। इसके लिए उन्हें सुराग ढूंढने और जांच की पहल करने की आवश्यकता थी। अंततः उसे लगा कि पूरे गांव में फैली जादुई शक्तियों की अफवाहों में कुछ सच्चाई है और कुछ सुराग भी है। इसलिए उसने जानबूझकर यहां रीमुंड का इंतजार किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 15 मिनट से ज्यादा आराम नहीं करता, रेमंड ने लापरवाही से एल्म के पेड़ से टिककर कहा। हमारे पास कोई ऐसी बहन नहीं है जो हमें पढ़ा सके। मैं अगले साल भेड़ चराना सीखने की योजना बना रहा हूं। लुमियन ने रीमुंड की टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चिंतनशील ढंग से बोले, मुझे जादूगर की कहानी याद दिलाओ। रीमंड लुमियन के इरादों को समझ नहीं सका और असमंजस में उसकी भौहें सिकुड़ गई। वॉरलॉक वाला? अतीत में हमारे गांव में एक जादूगर था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके दफन के दिन एक उल्लू बाहर से उड़कर आया और उसके बिस्तर पर बैठ गया। ताबूत ले जाने के बाद ही वो चला गया। फिर ताबूत असनीय रूप से भारी हो गया। इसे खींचने के लिए 9 बैलों की जरूरत पड़ी। लुमियन ने आगे पूछा, यह कितने समय पहले की बात है? रेमंड की अभिव्यक्ति लगातार उलझन भरी होती गई। मुझे कैसे पता? मैंने ये बात अपने पिता से सुनी है। चैप्टर 4। लुमियन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। तो चलो तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। वो हमेशा से ही काम करने वाला व्यक्ति था और वो जानता था कि गांव की किंवदंती की जांच करने में देरी नहीं की जा सकती। अगर वो इसमें देरी करता तो उसकी बहन औरोर को जरूर इसकी भनक लग जाती और वो उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती। औरोर की नजर में असाधारण शक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश करना आग से खेलने के समान था। मैं कैसे नहीं जान सकता कि खतरा है? औरोर इस बारे में मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन भले ही दुनिया जल रही हो, मुझे चलते रहना है। मैं औरोर को अकेले इसका सामना नहीं करने दे सकता। जैसे ही वो उठा, ये विचार लुमियन के दिमाग में कौंध गया। हर बार जब औरोरे ने कहा कि दुनिया अधिक खतरनाक होती जा रही है, तो उसके चेहरे पर गंभीरता और चिंता अधिक वास्तविक हो जाती थी। रेमंड ग्रेग ने चेहरे पर भ्रम के भाव के साथ लुमियन की ओर देखा। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लुमियन ने उसे एक मुरझाई हुई नजर से देखा। उससे पूछो कि वॉरलॉक की किंवदंती कितने समय पहले हुई थी। ये आदमी इतनी सरल बात को समझने में क्यों संघर्ष कर रहा है? शायद मुझे उसकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। रीमंड अभी भी हैरान दिख रहा था क्योंकि वो लुमियन को देख रहा था। तुम्हें ऐसी जानकारी जानने की क्या जरूरत है? ओह, क्या मुझे इस नासमझ आदमी को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए या मुझे बस कोई उचित बहाना बना लेना चाहिए? उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। लुमियन का दिमाग अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि वो अपनी जांच को अपने दोस्तों से छिपा नहीं सकता, लेकिन वो ये भी जानता था कि किंवदंती के बारे में सच्चाई का पता लगाना एक जोखिम भरा कदम था। हालांकि वो जल्दी ही एक विचार के साथ आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसे वो आमतौर पर उन क्षणों के लिए रखता था जब वो किसी को धोखा देने वाला होता था। रेमंड 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बताओ सब। लुमियन ने मुस्कुराने से पहले अपनी गहरे रंग की शर्ट और लिनेन जैकेट को ठीक किया। मेरा मानना है कि वॉरलॉक की किंवदंती हमारे ध्यान के योग्य है। इसमें इतना महत्वपूर्ण क्या है? रेमंड ने कुछ सोचने के बाद पूछा। लुमियन ने गंभीर भाव से कहा, हमारे गांव कॉडो में वाकई एक जादूगर था। इसके बारे में सोचो मेरे दोस्त। जब मैं झूठ बोलता हूं तो मैं समय, स्थान और पृष्ठभूमि जैसी कोई खास जानकारी नहीं देता जिसे कोई भी आसानी से सत्यापित कर सके। हालांकि इस किंवदंती में एक जादूगर का जिक्र है जो कॉडो में रहता था, और अगर यह मनगढ़ंत कहानी होती तो किसी के लिए इसे उजागर करना बहुत आसान होता। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है, रेमंड ने जवाब दिया। लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन लोगों का भी जिक्र कर रहा हूं जो उस समय मौजूद थे जब ये किंवदंती पहली बार प्रसारित होने लगी थी।
वे आसानी से पुष्टि कर सकते थे कि उस समय कॉडू में कोई वॉरलॉक रहता था या नहीं। और चूंकि ये किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही है, इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि ये किसी वास्तविक घटना पर आधारित हो। रेमंड को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आप कहानियां बनाते हैं तो आप अक्सर 100 साल से भी पहले, सदियों पहले, बहुत पहले जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, ताकि किसी के लिए भी इसे सत्यापित करना असंभव हो जाए। यही कारण है कि मुझे आपके पिता से इसकी पुष्टि करनी है, लुमियन ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक धूर्त नजर थी जो कह रही थी, आप समझ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, है ना? यह सच है। रीमंड ने धीरे से सिर हिलाया, लुमियन के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया, लेकिन वो इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही वे चौक से बाहर निकले और गांव में अंदर पहुंचे, रेमंड को अचानक एक विचार आया। मॉन्ड्यू, आप ये पुष्टि क्यों करना चाहते हैं कि ये किंवदंती सच है? वॉरलॉक, मोन एमी, यही तो हम खोज रहे हैं। अगर हम उस घर की पुष्टि कर सके जहां वह रहता था और वह स्थान जहां उसे दफनाया गया था, तो हम उसके रहस्य को उजागर कर सकते हैं और ऐसी जादुई शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो साधारण मनुष्यों से परे हैं। लुमियन ने उत्तर दिया। उसके सत्य शब्दों में छल की बू आ रही थी। रेमंड की अभिव्यक्ति संदेहपूर्ण हो गई। मुझसे झूठ मत बोलो। सो मम्मी, ज्यादातर कहानियां छोटे बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती है। वे सच कैसे हो सकती है? और इसके अलावा जो कोई भी वॉरलॉक की शक्ति चाहता है, वो इंक्विजिशन में पहुंच जाएगा। इंटिस गणराज्य उत्तरी महाद्वीप पर स्थित था, जहां रूढ़िवादी देवता अनंत धधकते सूर्य और भाप और मशीनरी के देवता थे। इन दो चर्चों ने लगभग सभी लोगों की आस्था को विभाजित कर दिया और उन्होंने एवरनाइट गॉडेस चर्च, लोइन किंगडम के चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, फेनापोटर किंगडम के चर्च ऑफ अर्थ मदर, लेनबर्ग के चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम और फेसेक साम्राज्य के चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट को अंदर आकर प्रचार करने की अनुमति नहीं दी। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की न्यायिक जांच से सभी डरते थे। अनगिनत विधर्मियों को जेल में बंद कर दिया गया था और उन्हें अकल्पनीय यातनाएं दी गई थी। लुमियन हंसा। अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो मेरे दोस्त? तुमने खुद कहा उनमें से ज्यादातर किंवदंतियां झूठी हैं। वॉरलॉक के अवशेष मिलने की संभावना न के बराबर है। इसके अलावा अगर हम किसी जादूगर के अवशेष पर ठोकर खाते हैं तो भी हमें उसकी निषिद्ध शक्ति को लेने की जरूरत नहीं है। हम इसे चर्च को दे सकते हैं और एक अच्छा इनाम पा सकते हैं। ओह हां, एक जादूगर की कब्र निश्चित रूप से खजाने से भरी होगी। लुमियन ने जिस चर्च की बात की थी वो शाश्वत धधकते सूर्य का चर्च था। भाप और मशीनरी के देवता का चर्च कॉडो में नहीं पाया गया था। इसके बजाय ये आमतौर पर बड़े शहरों और कारखानों वाले स्थानों पर स्थित था। रीमंड की आंखों में बढ़ते प्रलोभन को देखकर लुमियन संतुष्टि में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम सचमुच चरवाहा बनना चाहते हो मेरे दोस्त? यहां चरवाहा का मतलब चरवाहे के उस रोमांटिक विचार से नहीं था जो शहर के निवासियों के मन में अक्सर आता था। नहीं, ये एक पेशा था। हर सुबह उन्हें भेड़ों के झुंड को चराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता था और उनकी निगरानी करनी पड़ती थी। कॉडू रिस्टन प्रांत के डारीज में स्थित था। चरवाहा होना यहां एक पेशा था, एक कठिन और अकेला पेशा। वे भेड़ मालिकों के लिए काम करते थे। दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों भेड़ों को पहाड़ों और मैदानों के बीच ले जाते थे। इसे चरवाहा चराने के नाम से जाना जाता था। हर शरद ऋतु में कॉडू के आसपास के पहाड़ सूख जाते थे और चरवाहे भेड़ों को पहाड़ी दर्रे से दूर गर्म मैदानों में ले जाते थे। कभी कभी फेनापोटर, लेनबर्ग और अन्य देशों की सीमाएं पार कर जाते थे। मई की शुरुआत में वे भेड़ों को उनके बाल काटने और मेमनों को दूध छुड़ाने के लिए विभिन्न गांवों में वापस ले आते थे। जून में वे पहाड़ों और ऊंची श्रृंखलाओं में चढ़ते थे। वे झोंपड़ियों में रहते थे और भेड़ों को चराते हुए पनीर बनाते थे जब तक कि मौसम ठंडा नहीं हो जाता। चरवाहों ने अपना पूरा जीवन
एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हुए बिताया। उनके पास गांव में लौटने के लिए बहुत कम समय था, जिससे परिवार शुरू करना लगभग असंभव हो गया था। उनमें से ज्यादातर अविवाहित थे और कुछ विधवाएं, जिनके पास भेड़ चराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चरवाहों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती थी। रेमंड चुप हो गया। काफी देर बाद उसने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये सुनने में मजेदार लग रहा है और मैं समय बिताने के लिए कुछ कर सकता हूं। सामान्य तौर पर जब परिवार तय कर लेता था कि कौन सा बच्चा चरवाहा बनेगा, तो वे उसे 15 से 18 साल की उम्र के बीच एक निश्चित चरवाहे के स्थान पर सहायता के लिए भेज देते थे। वहां वो चरवाही का काम सीखता था। 3 साल बाद वो बच्चा आधिकारिक तौर पर चरवाहा बन जाता था और कहीं और नौकरी की तलाश करता था। लेकिन 17 वर्षीय रीमंड ने इस मामले को 2 साल से ज्यादा समय तक टालने के कई कारण ढूंढ लिए थे। अगर उसकी परिस्थितियां नहीं बदली तो उसे अगले साल से ही चरवाहा चराना सीखना शुरू करना होगा। चलो, लुमियन ने रीमंड के कंधे को थपथपाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता खेतों में है या घर पर? हाल ही में ज्यादा काम नहीं हुआ है। लेंट तेजी से आ रहा है। वो या तो घर पर है या शराब खाने में। रीमंड ने ईर्ष्या से भरी आवाज निकाली, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? तुम निश्चित रूप से किसान नहीं हो। तुम्हारी एक भाग्यशाली बहन है। लुमियन ने अपने हाथ जेबों में डाले और रीमंड के विलाप की परवाह न करते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वे गांव में स्थित जर्जर शराब खाने के पास पहुंचे, एक व्यक्ति सड़क के किनारे से निकलता हुआ दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने हुड के साथ एक लंबा गहरे भूरे रंग का कोट पहना हुआ था। उसकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बंधी हुई थी और उसने एकदम नए मुलायम काले चमड़े के जूते पहने हुए थे। पियरे? बेरीज का पियरे? रेमंड आश्चर्य से चिल्लाया। लुमियन वहीं रुक गया और मुड़कर देखने लगा। वो मैं हूं, पियरे बेरी ने बड़ी मुस्कान के साथ और हाथ हिलाकर जवाब दिया। वो एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखें धंसी हुई थी और बाल चिकने घुंघराले थे। उसकी दाढ़ी से पता चलता था कि उसने आखिरी बार दाढ़ी बनाए हुए काफी समय हो गया था। तुम वापस क्यों आए हो? रेमंड ने असमंजस में पूछा। पियरे बेरी एक चरवाहा था और अभी अप्रैल की शुरुआत ही हुई थी। उसे पहाड़ी दर्रे के पार खेतों में अपनी भेड़ों की देखभाल करनी चाहिए थी। आखिर वो खुद को गांव में कैसे पाया? उन्होंने अभी अपनी यात्रा शुरू ही की थी और यदि वे लैंडबर्ग या फेनापोटर के उत्तर में भी चले जाते तो भी उन्हें डारियच पर्वतों पर लौटने में 1 महीना लग जाता। अपनी गर्म मुस्कुराती नीली आंखों से पियरे ने खुशी से कहा, क्या ये लगभग लेंट नहीं है? मैंने इसे सालों से नहीं मनाया है। मैं इस साल इसे मिस नहीं कर सकता। आप चिंता मत करो। मेरे पास भेड़ों की देखभाल करने के लिए एक साथी है। चरवाहा होने की यही खूबसूरती है। बिना किसी पर्यवेक्षक के जब तक मुझे कोई मदद करने वाला मिल जाता है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। मैं एक पक्षी की तरह आजाद हूं। लेंट पूरे इंटिस में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार था। लोग अलग अलग तरीकों से वसंत के आगमन का स्वागत करते थे और साल भर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते थे। हालांकि इसका चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन या चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह पहले से ही लोक कथा में बदल चुका था और इसमें बुतपरस्त देवताओं की पूजा शामिल नहीं थी। इसलिए इसे रूढ़िवादी गुटों की मौन स्वीकृति मिल गई थी। आप देखना चाहते हैं कि इस साल स्प्रिंग एल्फ के रूप में किसे चुना जाएगा, है ना? लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉडो में लोगों ने लेंट के लिए स्प्रिंग एल्फ की भूमिका निभाने के लिए एक खूबसूरत लड़की को चुना। यह सब उत्सव का हिस्सा था। पियरे भी हंसने लगा। मुझे आशा है कि यह आपकी बहन औरोर होगी, लेकिन वो निश्चित रूप से सहमत नहीं होगी और उसकी उम्र भी सही नहीं है। ठीक है, उसने कहा, पास ही स्थित शराबखाने की ओर इशारा करते हुए। मैं प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर जाऊंगा। बाद में पीऊंगा। रेमंड ने ध्यान भटकाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं।
हाँ, जैसा कि अच्छे भगवान ने स्वयं कहा है, भले ही केवल एक तांबे का सिक्का हो, हमें इसे अपने गरीब भाइयों के साथ साझा करना होगा। उन्होंने एक कहावत सुनाई जो डारिएगे क्षेत्र के चरवाहों के बीच काफी प्रसिद्ध थी। लुमियन ने रीमंड की ओर मुस्कुराते हुए कहा, पियरे के पास बहुत सारा पैसा है, वो निश्चित रूप से हमें ड्रिंक पिलाएगा। उन्होंने पियरे बेरी के नए चमड़े के जूतों की ओर इशारा किया। पियरे बेरी बहुत खुश थे। मेरा नया मालिक बहुत बुरा नहीं है। उसने मुझे कुछ भेड़े और कुछ ऊन, पनीर और चमड़ा दिया। चरवाहों को भोजन, एक छोटी राशि तथा सामुदायिक पशु, पनीर, ऊन और चमड़े के साथ मुआवजा दिया गया। उन्हें मिलने वाली राशि उनके नियोक्ता के साथ किए गए समझौते पर निर्भर थी। जिन चरवाहों को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती थी, उनके लिए चमड़े के जूतों की एक अच्छी और उपयुक्त जोड़ी सबसे जरूरी और व्यावहारिक इच्छा थी। जब लुमियन ने पियरे बेरी को शहर के चौराहे की ओर बढ़ते देखा, तो उसकी निगाहें धीरे धीरे गंभीर और संदेह से भर गई। वो मन ही मन अपने आप से बुदबुदाया, क्या तुम सिर्फ लेंट मनाने के लिए 1 या 2 सप्ताह या शायद 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हो? लुमियन एक क्षण के लिए रुका। उसकी आंखें उस क्षेत्र को स्कैन कर रही थी। फिर वो मुड़ा और रीमंड के साथ स्थानीय जलपान गृह की ओर बढ़ गया। ये शराबखाना एक साधारण सी जगह थी, जिसका कोई खास नाम नहीं था। शहर के लोग इसे प्यार से ओल्ड टैवर्न कहते थे। अंदर प्रवेश करते ही लुमियन की आंखें अपने अभ्यस्त तरीके से कमरे में इधर उधर घूमने लगी। अचानक उसकी नजर रुक गई। वहां उसके सामने वो विदेशी खड़ा था जो पिछली रात इतनी जल्दी में चला गया था। वो अकेली थी, रयान, लिया और वैलेंटाइन के साथ नहीं। उसकी पोशाक लंबी, लहराती नारंगी रंग की पोशाक थी और उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे, जो कोमल कर्ल में उलझे हुए थे। उसकी तीखी, आसमानी नीली आंखें लाल रंग के पेय पर टिकी हुई थी, जो उसके नाजुक हाथ को सुशोभित कर रहा था। सुंदर और सुस्त, वो गंदे, मंद रोशनी वाले शराबखाने में बेमेल लग रही थी। चैप्टर 5। किर्श बड़े शहर से आए किसी व्यक्ति से जैसी उम्मीद थी। लुमियन की नजर अंततः उस महिला के हाथ में रखे गिलास पर पड़ी। चीनी और किण्वित चेरी से बने आसुत स्प्रिट का रंग और बनावट ऐसी थी जो महिलाओं को पसंद आई। बेशक वे चेरी की जगह दूसरे फल भी डाल सकती थी, लेकिन इससे स्वाद में थोड़ा ही बदलाव आता। कोर्डू के ओल्ड टैवर्न में उच्च श्रेणी की शराब का सीमित स्टॉक था, जिसमें किर्श भी शामिल था, जिसे मैडम पुआलिस प्रांतीय राजधानी बिगोरे की अपनी यात्रा के दौरान पसंद करने लगी थी। मैडम पुआलिस स्थानीय प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्ट की पत्नी थी। उनके कुलीन पूर्वजों ने सम्राट रोसेले के शासनकाल के दौरान अपनी उपाधि खो दी थी। लुमियन को पता था कि वो पादरी गिलॉम बेनेट की रखैलों में से एक थी, लेकिन गांव में ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं था। लुमियन ने अपनी नजर महिला से हटा ली और बार काउंटर की ओर चला गया। वहां 40 साल का एक आदमी बैठा था, जो लिनन की शर्ट और उसी रंग की पतलून पहने हुए था। उसके भूरे बाल अब घने नहीं रहे थे और उसका चेहरा सालों की कड़ी मेहनत की वजह से झुर्रियों से भरा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि रेमंड के पिता पियरे ग्रेग थे। एक और पियरे। बार में कम से कम 1/3 लोग पियरे की पुकार का उत्तर देते थे। लुमियन ने पहले लिया, रयान और अन्य लोगों के सामने मजाक में कहा था। गांव में जब लोग पियरे या गिलॉम के बारे में बात करते थे, तो उन्हें यह बताना पड़ता था कि वे किस परिवार की बात कर रहे हैं। कई परिवारों में पिता और बच्चों के नाम एक जैसे होते थे, जिससे उनके नाम में पेरे, एने या जूनियर जोड़े बिना उन्हें अलग करना असंभव हो जाता था। रेमंड अपने पिता के पास गया और पूछा, पापा, आप चौराहे पर जाकर दूसरों से बातचीत क्यों नहीं करते? गांव के पुरुष हमेशा प्राचीन एल्म वृक्ष के नीचे या किसी के निवास पर एकत्र होते थे, जहां वे दिन भर पासा, ताश, शतरंज खेलते और तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते थे। आखिरकार शराब खाने में पैसे लगते थे।
पियरे ग्रेग हाथ में एक ग्लास वाइन लेकर अपने दूसरे बेटे की ओर मुड़े और कहा, हम बाद में चलेंगे। अब चौक पर ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है। गांव के सारे आदमी कहाँ चले गए? लुमियन तुरंत हैरान हो गया। उसने चौराहे पर गांव के लोगों की अनुपस्थिति देखी थी। महाशय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, लुमियन ने स्पष्ट रूप से कहा। पियरे ग्रेग तुरंत सतर्क हो गया। कोई नया मजाक? भेड़िया कहने वाले लड़के की कहानी का वास्तव में वास्तविकता पर एक आधार है। लुमियन ने अपना सिर घुमाया, रेमंड को बोलने के लिए इशारा किया। रेमंड एक क्षण के लिए हिचकिचाया और अपने विचारों को एकत्रित किया। पापा, आपने मुझे जो वॉरलॉक की कहानी सुनाई थी, वो कितने समय पहले घटित हुई थी? वो कहानी जिसमें ताबूत को खींचने के लिए 9 बैलों की जरूरत पड़ी थी। पियरे ग्रेग ने शराब का एक घूंट पी लिया। उसकी भौहें हैरानी से सिकुड़ गई। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे ये बात तब बताई थी जब मैं बहुत छोटा था। रिस्टन प्रांत, जहां कॉडो स्थित था, और पड़ोसी प्रांत औले और सुहित इंटिस गणराज्य के दक्षिण में स्थित थे। वे प्रसिद्ध अंगूर उत्पादक थे और यहां की शराब, विशेष रूप से घटिया किस्म की शराब, बहुत सस्ती थी। कुछ सालों में लोग शराब को पानी की तरह भी पी सकते थे। रेमंड निराश था क्योंकि उसके दादा को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। अचानक पियरे ग्रेग ने कहा, तुम्हारे पेपे ने दावा किया है कि जब वो छोटा था तब उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। इससे वो इतना डर गया कि वो उल्लुओं से बहुत डरने लगा। उसे यकीन था कि उनके बुरे पंजे उसकी आत्मा को ही छीन सकते हैं। लुमियन और रीमुंड की आंखें लगभग एक साथ उत्साह से चमक उठीं। मेरडे, वहां वास्तविक सुराग थे। वॉरलॉक की किंवदंती, क्या ये कुछ ऐसा था जिसे किसी ने वास्तव में अनुभव किया था? क्या पेपे ने इस बारे में कुछ बताया कि वॉरलॉक कहाँ रहता था या उसे कहाँ दफनाया गया था? रेमंड ने उत्सुकता से पूछा। पियरे ग्रेग ने कंधे उचकाए। किसे परवाह है? रेमंड ने हार नहीं मानी और किसी भी तरह की जानकारी जुटाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, लुमियन ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर हस्तक्षेप किया और जोर से बोला, नदी हमारा इंतजार कर रही है। रीमंड लुमियन के साथ विदा लेने ही वाला था कि अचानक पियरे ग्रेग को कुछ याद आया। रुको रीमंड, तुम जल्द ही ग्रीन वॉचर बन जाओगे, है ना? तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ग्रीन वॉचर्स के पास गांव और आसपास के खेतों के आसपास के ऊंचे चरागाहों पर गश्त करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, ताकि प्रतिबंधित अवधि के दौरान किसी भी तरह की अवैध चराई को रोका जा सके या पशुओं द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। लुमियन ने बातचीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शराब खाने के शौचालय की ओर चला गया। शौचालय से बाहर निकलते समय वो एक विदेशी महिला के पास गया जो किर्श पी रही थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना असंभव था। हालांकि उसका बातचीत शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने उसे बहुत बारीकी से देखा। यह भविष्य में काम आ सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने पादरी के निंदनीय दृश्य में घुसपैठ करने के लिए रयान, लिया और वैलेंटाइन का इस्तेमाल किया था। कुछ सूक्ष्म निगाहों के बाद लुमियन रीमुंड की प्रतीक्षा करने के लिए शराब खाने के प्रवेश द्वार की ओर जाने को तैयार था। तभी नारंगी पोशाक में सुस्त महिला ने ऊपर देखा। इससे पहले कि लुमियन अपनी नजरें हटा पाता, उसकी नजरें उसकी नजरों से मिल गई। लुमियन को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसकी मोटी चमड़ी उसे अप्रत्याशित मुठभेड़ से बचा नहीं सकी। उसके मन में तुरंत कई विचार उभरे। शायद मुझे पादरी और चर्च के प्रशासकों से सीख लेकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए, या शायद मुझे अपना रुख बदलकर उस पर डोरे डालने चाहिए, या फिर क्या मुझे अपनी अनुभवहीनता दिखाते हुए जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही लुमियन ने अपना मन बनाया, महिला ने उसके विचारों को बाधित किया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप सपने देख रहे हैं? लुमियन को बिजली का झटका लगा। उसके विचार सुन्न हो गए और उसका दिमाग जम गया।
एक दो क्षण बाद वो मुस्कुराने में कामयाब हो गया और पूछा, सपने देखना कोई असामान्य बात नहीं है ना? महिला ने एक हाथ से अपना गाल छुआ और लुमियन को देखा। वो हंसते हुए बोली, शायद किसी धुंधले सपने में खो गए हो। वो कैसे जान सकती थी? लुमियन की पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर डर का भाव झलकने लगा। बहुत कुछ अनुभव करने के बावजूद वो अभी भी युवा था और एक क्षण के लिए वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। शांत रहो, लुमियन, शांत रहो, उसने अपने आप से दोहराया, अपने चेहरे की मांसपेशियों को आराम देने की कोशिश करते हुए। फिर पूछा, क्या तुमने वो कहानी सुनी जो मैंने कल रात उन 3 विदेशियों को सुनाई थी? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने नारंगी पर्स से कार्डों का एक ढेर निकाला जो उसके बगल में कुर्सी पर रखा था। उसने एक बार फिर लुमियन की ओर देखा और खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। एक कार्ड बनाओ, शायद ये तुम्हें उस सपने के छिपे रहस्यों को जानने में मदद कर सके। लुमियन अचंभित रह गया। उसकी सुरक्षा तुरंत बढ़ गई। वो आकर्षित भी था और सतर्क भी। उसने उस कार्ड की ओर देखा जो उसने उसे दिया था और अपनी भौहें सिकोड़ ली। टैरो, ये कार्ड सम्राट रोसेले द्वारा भविष्यवाणी के लिए बनाए गए टैरो कार्ड जैसा दिखता था। महिला ने शर्म से नीचे देखा और आत्महीनता वाली मुस्कान बिखेरी। माफी चाहता हूं, मैंने गलत चीज पकड़ ली होगी। उसने तुरंत 22 टैरो कार्ड अपने मध्यम आकार के हैंडबैग में रख लिए और एक अलग डेक निकाला। ये भी टैरो है, लेकिन ये माइनर आर्काना से है। आपको मेजर आर्काना पैक से आकर्षित करने का विशेषाधिकार नहीं है और मेरे पास आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। माइनर आर्काना में 56 कार्ड होते थे जिन्हें 4 सूटों में विभाजित किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक प्याला, छड़ी, तलवार और पंचकोण का प्रतिनिधित्व करता था। वो किस बारे में बात कर रही है? लुमियन उसकी बातों से चकित रह गया। ये महिला अत्यंत सुंदर और परिष्कृत थी, फिर भी उसमें एक विलक्षणता थी जो ये बताती थी कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। एक कार्ड बनाओ, उसने हाथ में माइनर आर्काना कार्ड लहराते हुए आग्रह किया। ये निःशुल्क है, इसलिए इसे आजमाने में कोई खर्च नहीं है। ये आपके सपनों की समस्या का समाधान हो सकता है। लुमियन ने हंसकर कहा, मेरी बहन ने एक बार कहा था कि मुफ्त चीजें अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। ये सच हो सकता है। महिला ने कुछ सोचने के बाद कहा। उसने माइनर आर्काना कार्ड को नाजुक स्पर्श से नीचे रखा, सावधानी से कि उसके पास रखा किर्श का गिलास गिरी न जाए। लेकिन जब तक आप भुगतान नहीं करते, चाहे कुछ भी हो, मैं, एक विदेशी, आपसे कौड़ों में भुगतान करवाने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? ये सही है, शायद ये कोशिश करने लायक है। मेरे लिए उस सपने के बारे में संकेत पाना आसान नहीं था। मुझे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वॉरलॉक के अभिशाप के बारे में क्या? शायद मुझे औरोर की मदद लेनी चाहिए। लुमियन के दिमाग में परस्पर विरोधी विचार दौड़ रहे थे और वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है। महिला को उसकी हिचकिचाहट से कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत समय लगने के बाद आखिरकार लुमियन ने अपना मन बना लिया। धीरे धीरे वो आगे झुका और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सावधानी से उसने माइनर आर्काना कार्ड के ढेर को हिलाया और बीच से एक कार्ड निकाला। 7 ऑफ वैंड्स। सुस्त महिला की नजर कार्ड की ओर चली गई। इस तस्वीर में एक आदमी को हरे भरे कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव है। उसके हाथ में एक छड़ी है जो पहाड़ की तलहटी से हमला कर रहे उसके दुश्मनों का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 छड़ियों से लड़ने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है? लुमियन ने पूछा। महिला के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं आपके लिए इसका अर्थ बताऊंगा। ये संकट, चुनौती, टकराव, साहस इत्यादि का प्रतीक है। हालांकि जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि ये कार्ड अब आपका है। जब समय आएगा तो आपको इसका सही मतलब पता चल जाएगा। तुम इसे मुझे दे रहे हो?
लुमियन की उलझन हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। क्या ये कार्ड सचमुच शापित हो सकता है? महिला ने उसके सवाल को नजरअंदाज किया और बचे हुए कार्ड रखने लगी। उसने अपना गिलास उठाया और बची हुई किर्श को एक ही घूंट में खत्म कर दिया। वो सुंदर कदमों से ओल्ड टैवन की ओर स्थित सीढ़ियों की ओर बढ़ी और दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। ये स्पष्ट था कि वो वही रहती थी। लुमियन को उसके पीछे चलने की इच्छा हुई, लेकिन कुछ चीज ने उसे रोक दिया। उसके विचार अस्त व्यस्त थे। क्या ये सचमुच एक साधारण कार है? उसने ये मुझे दे दिया। क्या इसका मतलब यह है कि वो उस डेक का फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी? और शायद इस पर कुछ प्रकाश डाल सके। इसी समय रीमोन लुमियन के पास पहुंचा। क्या बात है मेरे दोस्त? कुछ खास नहीं। वो विदेशी लड़की बहुत खूबसूरत थी, है ना? लुमियन ने संरक्षणात्मक भाव से कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन ऑरोरे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। रेमंड ने फिर अपनी आवाज कम कर दी। लुमियन, मेरा पेपे बहुत समय पहले चला गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? लुमियन, जो जाने की जल्दी में था, जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोच में पड़ गया। सबसे पहले हम आपके पेपे की उम्र के आसपास के किसी बुजुर्ग को खोज सकते हैं जो अभी भी जिंदा है। वैकल्पिक रूप से हम कैथेड्रल जा सकते हैं और रजिस्ट्री की जांच कर सकते हैं। ओह, लेकिन ये बाद में विचार करने वाली बात है। लुमियन को पादरी के साथ हाल ही में हुई अपनी कहासुनी याद आ गई और उसने निर्णय लिया कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, गिरजाघर में जाने से बचना ही बेहतर है। कॉडू में एकमात्र गिरजाघर होने के कारण यह महत्वपूर्ण शक्ति रखता था, यहां तक कि एक सरकारी इकाई के रूप में भी कार्य करता था। इसमें मृत्यु और विवाह सहित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता था। इससे पहले कि रीमंड कुछ और पूछ पाता, लुमियन ने बीच में ही बोल दिया, चलो अलग हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन इस काम के लिए सही है। हम कल पता लगाएंगे। सहमत। रेमंड ने तुरंत सहमति जताई। अर्धभूमिगत 2 मंजिला इमारत में ऑरोरे ने लुमियन की कहानी को ध्यान से सुना। उसकी पैनी निगाह उसके हाथ में रखे वांड कार्ड पर टिकी थी। ये एक साधारण कार्ड है। हाँ, मुझे इसमें कोई दुर्भावना या जादू नहीं दिखता। ऑरोरे, ओह, ग्रांडे सोयर, आप विदेशी के इरादों के बारे में क्या सोचते हैं? उसे मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? लुमियन ने पूछा। ऑरोर ने अपना सिर हिलाया। अब जब उसने हमें अपना हाथ दिखा दिया है, तो हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं अगले कुछ दिनों तक उस पर सतर्क नजर रखूंगा। ओह, और ये कार्ड ले लो। इससे बदलाव हो सकता है, लेकिन डरो मत, मैं देख रहा हूं। ठीक है। लुमियन ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। रात के अंधेरे में लुमियन ने चतुराई से वैंड कार्ड को कुर्सी की पीठ पर लटके कपड़ों में रख दिया। फिर कंबल के नीचे खिसक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में एक बार फिर से घनी राख जैसी धुंध ने उसकी आंखों को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के वो अपने स्वप्न में अचानक जाग उठा। उसने महसूस किया कि उसका मन साफ हो रहा है तथा उसमें एक नई स्पष्टता आ रही है। फिर भी स्वप्नलोक उसी धुंध में लिपटा हुआ था। चैप्टर 6। लुमियन की अवचेतन निगाहें कमरे में इधर उधर घूम रही थी। मेज, कुर्सी, किताबों की अलमारी और बिस्तर जैसी परिचित जगहों पर नजर डाल रही थी। ये उसका शयन कक्ष था, लेकिन ये एक पतली धूसर धुंध से ढका हुआ था। क्या ये कोई स्पष्ट स्वप्न है? मैं एक स्पष्ट स्वप्न देख रहा हूं। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसकी पुतलियां फैल गई। सुस्पष्ट स्वप्न एक दुर्लभ घटना थी, जिसमें व्यक्ति का मन स्वप्न अवस्था में रहते हुए भी जागृत अवस्था की तरह सोच और याद रख सकता था। ये एक ऐसा कौशल था जिसमें महारत हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। लुमियन के धूसर कोहरे वाले सपने का रहस्य जानने और उससे उत्पन्न खतरे को समाप्त करने में उसकी मदद करने के लिए ऑरोर ने सुस्पष्ट स्वप्न उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही थी। लेकिन अब
लुमियन ने अपने सपने में खुद को अस्पष्ट रूप से सचेत पाया। जैसे ही स्थिति का सदमा खत्म हुआ, वो इस बात पर विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्या इसका कारण टैरो कार्ड है, जो 7 ऑफ वैंड्स का प्रतिनिधित्व करता है? उस महिला ने कहा कि इससे मुझे सपने का रहस्य जानने में मदद मिलेगी। इसलिए इसका कार्य मुझे एक सुस्पष्ट स्वप्न की स्थिति में प्रवेश करने और धूसर कोहरे से आच्छादित क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति देना है। मेरी पिछली धारणा की तुलना में ग्रे कोहरा बहुत फीका लग रहा है, बहुत अधिक। इन विचारों को मन में दौड़ाते हुए लुमियन अपनी कुर्सी से उठे और कमरे के किनारे चले गए। उन्होंने दीवार के सामने रखी मेज पर अपने हाथ रखे और खिड़की से बाहर देखा, जहां एक पूरी तरह से अपरिचित परिदृश्य उनकी आंखों का स्वागत कर रहा था। यह सपना उस कोरडू जैसा नहीं था जहां वह रहता था। एक पतले भूतिया कोहरे के नीचे एक ऊंची पहाड़ी चोटी ने लुमियान का ध्यान खींचा। ये 20 से 30 मीटर ऊपर हवा में उठी हुई थी, जो भूरेलाल पत्थरों और लाल भूरे रंग की मिट्टी से बनी थी। पहाड़ के चारों ओर इमारतें थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है, या तो गिर चुकी है या इतनी जल चुकी है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। वे कब्रों जैसे दिखते थे, जो पहाड़ के आधार के चारों ओर स्थित अव्यवस्थित कब्रिस्तान थे। जमीन गड्ढों से भरी हुई थी और उसमें बजरी बिखरी हुई थी। इस बंजर भूमि में घास का एक तिनका या एक भी खरपतवार नहीं पाया जा सकता था। आसमान में कोहरा इतना घना हो गया कि उसे भेदना मुश्किल हो गया। सूरज का कोई पता नहीं था। लुमियन को सिर्फ रात के अंधेरे में तारों की रोशनी में ही कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद वो खुद से बुदबुदाया, बस यही है, यही वो सपना है जो सालों से मुझे सता रहा है। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने विचारों को एक अधिक व्यावहारिक प्रश्न पर केंद्रित कर दिया। स्वप्न का रहस्य कहाँ छिपा है? शिखर पर या इन टूटी हुई इमारतों में से किसी एक में? लुमियन अपने बेडरूम से बाहर निकलकर सपने को देखने के लिए जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वो वहीं रुका रहा और अपने सुविधाजनक स्थान से उस क्षेत्र को देखता रहा। अचानक उसकी नजर पर्वत शिखर के आसपास की इमारतों के खंडहरों के बीच से एक आकृति पर पड़ी, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोहरे की पतली परत और 2 मंजिला घर की सीमित ऊंचाई के बावजूद लुमियन को इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। एक गहरी सांस लेते हुए लुमियन ने खुद से कहा, शांत रहो, धैर्य रखो, शांत रहो, धैर्य रखो। जहां तक मैं देख सकता हूं, यह सपना रहस्य में लिपटा हुआ है और यह पूरी तरह से मेरा अपना नहीं लगता। लुमियन जानता था कि आंख मूंद कर इसकी खोज करना खतरे की ओर ले जा सकता है। हां, मैं कल उस महिला की तलाश करूंगा और देखूंगा कि मुझे क्या जानकारी मिलती है। फिर मैं कोई निर्णय लूंगा। विचारों में खोए हुए लुमियन ने अपनी दृष्टि हटा ली और शांति से आराम करने के लिए सपने से बाहर निकलने की तैयारी की। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि जागते हुए खुद को कैसे जगाया जाए। जागने के कई प्रयासों के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और अपने विचारों को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया तथा उस स्थिति को पुनः बनाने का प्रयास किया जिसमें वो सोते समय था। अनिश्चित समय के बाद लुमियन अचानक उठ बैठा और उसने पर्दों के बीच से कमरे में आ रही सुनहरी धूप की हल्की झलक देखी। मैं अंततः जाग गया हूं। जैसा कि अपेक्षित था, सपने में सोने से मेरी भ्रमित अवस्था पुनः बहाल हो जाती है। फिर मैं बच सकता हूं। लुमियन ने राहत की सांस ली और खुद से फुसफुसाया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक गूंजी और ओरे! लुमियन का दिल बुरी तरह से सिकुड़ गया। उसे सबसे बुरा डर लगा। ये मैं हूं। औरोर की आवाज कमरे में घुस आई। लुमियन बिस्तर से उछलकर दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल पकड़ा और उसे खींचकर खोला और देखो, बाहर औरोर खड़ी थी। उसने सफेद रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके सुनहरे बालों की लंबी लटें उसकी पीठ पर खूबसूरती से झर रही थी। कैसा हुआ?
उसे यकीन था कि लुमियन अभी अभी जागा है। लुमियन ने कुछ भी नहीं छिपाया तथा जो कुछ हुआ था उसका पूरा विवरण बताया। औरोर ने गंभीरता से सिर हिलाया। कार्ड का उद्देश्य स्पष्ट स्वप्न को सुगम बनाना था। उसने पूछा, अब आप क्या करने वाले हैं? लुमियन ने रूखे स्वर में कहा, मैं उस महिला से मिलने से पहले कुछ खा लूंगा और उसके असली इरादों को जानने के लिए और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा। औरोरे ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी को पत्र लिखकर आपके द्वारा बताए गए स्वप्न और उसमें निहित प्रतीकों के बारे में पूछूंगी। इस समय उसने लुमियन के अचानक आशंकित चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुरा दी। चिंता मत करो, मैं समायोजन करूंगा। मैं एक बार में सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार मैं ही हूं जिसने तुम्हें क्रमिक प्रगति का सिद्धांत सिखाया है। ठीक है, जब तुम उस महिला से बात करो तो आक्रामक मत बनो। मैत्रीपूर्ण रहने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि हम उससे डरते हैं, बस एक और विरोधी की तुलना में एक और सहयोगी प्राप्त करना बेहतर है। समझ गया, लुमियन ने गंभीरता से उत्तर दिया। कोर्डू ओल्ड टैवर्न। लुमियन कोर्डू ओल्ड टैवर्न में घुसा और बार काउंटर के पास पहुंचा। उसने झुककर मॉरिस बेनेट से बात की, जो टैवर्न का मालिक था और बारटेंडर का काम भी करता था। विदेशी मैडम ऊपर किस कमरे में रहती हैं? गांव में एकमात्र सराय ओल्ड टैवर्न में मेहमानों के लिए दूसरी मंजिल पर 6 कमरे थे, जहां वे अपने थके हुए सिर को आराम दे सकते थे। मॉरिस बेनेट कोई तगड़ा आदमी नहीं था। गांव के ज्यादातर लोगों की तरह उसके भी काले बाल और नीली आंखें थी, लेकिन उसकी नाक हमेशा लाल रहती थी, जो उसके शराब पीने की आदत का नतीजा था। वो चर्च के पादरी गिलॉम बेनेट के रिश्तेदार थे, लेकिन वे दोनों करीबी नहीं थे और केवल दूर के चचेरे भाई थे। पूछताछ क्यों? मॉरिस बेनेट ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक बड़े शहर की महिला का तुम्हारे जैसे देहाती आदमी से क्या काम? उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव साफ झलक रहा था। मॉरिस के पास इन चीजों के लिए छठी इंद्री थी, खासकर जब बात पुरुषों और महिलाओं की आती थी। लुमियन ने उपहास किया, क्या तुम खुद एक देहाती और पहाड़ी नहीं हो? उसने सहजता से एक कारण बनाया, महिला ने कल रात कुछ खो दिया था। मुझे आज सुबह वो मिल गया। बस उसकी संपत्ति वापस करने की कोशिश कर रहा हूं। मॉरिस बेनेट ने एक पल के लिए भी इस पर विश्वास नहीं किया। क्या ऐसा है? लुमियन के मुंह से निकली 10 में से 8 बातें झूठ थी। और क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे प्यार करेगी? लुमियन ने निडर होकर कहा, यह सच है। मॉरिस बेनेट को यकीन हो गया। वो शौचालय के सामने चौराहे के पास वाले कमरे में है। लुमियन के जाने के बाद मॉरिस ने गिलास पॉलिश किया, उसकी आंखों में आंखें गड़ाए हुए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो लुमियन को मुश्किल से सुनाई दिया, असंभव? हमेशा नहीं। कभी कभी लोग कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं। लुमियन को दूसरी मंजिल पर शौचालय मिला, जो मंद संकीर्ण गलियारे में रोशनी का एकमात्र स्थान था। लेकिन उसकी नजर उसके सामने वाले दरवाजे पर गई। पीतल के हैंडल से कागज का एक टुकड़ा लटका हुआ था, जो गहरे लाल रंग की लकड़ी के सामने एकदम सफेद रंग का था। इस पर इंटिस में लिखा था, फिलहाल आराम कर रहा हूं, परेशान न करें। लुमियन ने कुछ सेकंड तक नोट पढ़ा। दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ने के बजाय वो 2 कदम पीछे हट गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसने महिला के बाहर आने तक यही इंतजार करने की योजना बनाई। सड़कों पर जीवन ने उसे कठिन सबक सिखाए थे। जब कोई अवसर आता था तो आप उसे दोनों हाथों से पकड़ लेते थे, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी दूसरे विचार, बिना किसी डर के। अन्यथा यह आपकी उंगलियों से फिसल जाता था और आप वही वापस आ जाते थे जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए वो जितना समय लगे उतना इंतजार करता था। मिनट अंतहीन रूप से बीतते जाते थे, क्योंकि वो उन आंखों को अनदेखा कर देता था जो उसे महसूस करती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी।
उसके मन में चल रही फुसफुसाहटें। वो बिना किसी हताशा के वहां खड़ा था, संभवतः एक मूर्ति की तरह प्रतीत हो रहा था। अंततः एक हल्की चरमराहट। महिला ने सफेद किनारों वाली हल्के हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके भूरे बाल एक टाइट बन में बंधे हुए थे। उन हल्की नीली आंखों ने लुमियन की ओर देखा और फिर दरवाजे के हैंडल पर लगे कागज के बोर्ड पर चली गई। उनके मुंह के कोने पर मुस्कान नाच रही थी। तुमने कितनी देर तक इंतजार किया? उसने पूछा। उसे वहां देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लुमियन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज को समान रखने की कोशिश की ताकि वे कम उत्सुक दिखें। आप क्या पूछना चाहते हैं? महिला ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। लुमियन ने खाली गलियारे में इधर उधर देखा। यहां? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लुमियन ने पहले ही देख लिया था कि रेयान और लिया सहित शराब खाने के अन्य लोग कहीं नहीं थे। दूसरी मंजिल पर उसके और उसके सामने बैठी महिला के अलावा कोई और नहीं था। लुमियन ने अपने विचारों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करते हुए पूछा, मेरे उस सपने का रहस्य क्या है? महिला अनायास ही हंस पड़ी। इसका उत्तर तुम्हें देना है, मुझे नहीं। वो कुछ क्षण रुकी और फिर बोली, मैं बस इतना कह सकती हूं कि आपको वहां असाधारण शक्ति मिलेगी। असाधारण शक्ति। उसकी धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। अगर ये सिर्फ एक सपना है तो इसका क्या मतलब है? इससे यहां कुछ नहीं बदलेगा। महिला के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कौन कह सकता है कि असाधारण के क्षेत्र में क्या संभव है? शायद ये संभव है। सब कुछ होने के बाद वो शक्ति जो मैं चाहता हूं, क्या वह मुझे मिल सकती है? लुमियन की सांस अटक गई। महिला ने गंभीरता से कहा, लेकिन खतरा वहां भी छिपा है। सपने में मरो, तुम यही मरोगे। सपने में मरना, सच में मरना? लुमियन को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने इस पर विश्वास करना चुना। वो सपना लुमियन के साथ छाया की तरह चिपका रहा, जैसा कि सालों से था, लेकिन ये किसी तरह अलग था, खास। और औरोर की आवाज उसकी याद में फुसफुसाती थी, सावधान रहना कभी भी बुरा विचार नहीं होता। लुमियन ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण और परिणामों को गंभीर मानना पसंद किया। वो खतरे को कम आंकने या लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, अगर मैं बाहर रहूं तब क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से कहें तो कोई परिणाम नहीं होगा। कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा। महिला ने सोच समझ कर कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि स्थिति नहीं बदलेगी, और चीजों के गलत होने की संभावना चीजों के सही होने की तुलना में बहुत अधिक है। कितना ज्यादा? लुमियन ने पूछा। 90% से 10%? नहीं, 99.99% से 0.01%। महिला ने गंभीरता से कहा, बेशक, ये मेरा निजी निर्णय है। आप इस पर विश्वास न करने का विकल्प चुन सकते हैं। लुमियन को अनिश्चितता की लहर महसूस हुई। उसके मन में परस्पर विरोधी विचार उमड़ रहे थे। हाल ही में मुझे यकीन हो रहा है कि सपना एक छिपा हुआ खतरा है। परवाह न करना सबसे बुरा विकल्प है, लेकिन अगर मैं वास्तव में इसका पता लगाना चाहता हूं तो बहुत अधिक संभावना है कि बिना किसी जानकारी के दुर्घटना घट जाएगी। क्या मुझे प्रयास करने से पहले औरोर द्वारा अपने पत्र मित्रों से और अधिक जानकारी एकत्र करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो औरोर निश्चित रूप से मुझे असाधारण शक्तियां प्राप्त करने के लिए स्वप्न अन्वेषण का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। क्या मैंने असाधारण शक्तियों की खोज के लिए किंवदंती की जांच नहीं की थी? यह बहुत जोखिम भरा है। इससे मौत भी हो सकती है। शायद मुझे स्वप्न के खंडहरों के किनारे पर प्रारंभिक अन्वेषण करके जानकारी जुटानी चाहिए और अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मैं औरोरे को बातचीत के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं असाधारण शक्तियां प्राप्त करने की संभावना का खुलासा नहीं कर सकता। एक बार जब उसके विचार शांत हो गए तो लुमियन ने अपने सामने बैठी महिला की ओर देखा और धीमे, गंभीर स्वर में पूछा,
आप वास्तव में कौन हैं? आपने मुझे वो टैरो कार्ड और सपने को जानने का अवसर क्यों दिया? महिला रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम सपने का रहस्य जान लोगे। चैप्टर 7। जब लुमियन ओल्ड टैवर्न से चला गया तो उसने खुद को उबड़ खाबड़ सड़क पर खड़ा पाया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे कहां जाए। सुबह का सूरज उस पर पड़ रहा था, हालांकि हवा में हल्की ठंडक थी। जैसे ही वो अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था, रेमन ग्रेग बगल से प्रकट हुआ। मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लुमियन ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और पूछा, समस्या क्या है? रेमंड आश्चर्यचकित दिखाई दिया। क्या तुम भूल गए? आज हमें मेरे पेपे की ही उम्र के बुजुर्गों को ढूंढना है और उनसे वॉरलॉक की किंवदंती के बारे में पूछना है। लुमियन ने पीड़ा से अपने माथे पर हाथ रखते हुए करहाते हुए कहा, क्या ऐसा है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? या ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है? रेमंड का चेहरा चिंता से डर में बदल गया। जैसे ही वो आगे पूछताछ करने और ये पुष्टि करने वाला था कि क्या उसने पिछले दिन की घटनाओं की कल्पना की थी, लुमियन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तुम बदमाश, तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रेमंड ने अपनी झुंझलाहट को रोक न पाते हुए शाप दिया। तुम्हें अपनी गालियां देने की आदत पर काम करने की जरूरत है। लुमियन ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा, एवा भी तुमसे बेहतर गालियां दे सकती है। कोर्डू गांव के प्रसिद्ध जूता निर्माता गिलॉम लिजियर की खूबसूरत बेटी एवा लिजियर अब हंस पालक बन गई थी। रेमंड के चेहरे पर भाव बदल गए और वो बुदबुदाया, एवा। फिर उसने लुमियन की ओर देखा। वो हमारी दोस्त है ना? लुमियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में वह है। ये तिकड़ी बेरी परिवार के गिलॉम और एवा की चचेरी बहन अजेमा लिजियर के साथ अविभाज्य किशोर थे जो अक्सर अपना दिन एक साथ बिताते थे। क्यों न हम एवा को इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में मदद के लिए शामिल करें? रेमंड ने सुझाव दिया। जैसा कि आप जानते हैं, उसके पिता हमेशा कहते थे, जब कोई लड़की शादी करती है तो उसे दहेज क्यों देना चाहिए? कितने अच्छे परिवार इस तरह से बर्बाद हो गए हैं। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। अगर उसे जांच से कुछ खजाना या इनाम मिल जाए तो उसे राहत मिल सकती है। लुमियान ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, मैंने गांव के कई परिवारों के मुखियाओं को भी ऐसी ही बातें कहते सुना है, जिसमें हमारे पादरी भी शामिल हैं। वे चाहते हैं कि उनके भाई हमेशा घर पर ही रहें। अगर वे शादी भी कर लें तो भी वे अकेले परिवार बसाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी संपत्ति का बंटवारा करना होगा और उन्हें उनका हक वाला हिस्सा देना होगा। लुमियान ने रीमंड पर एक नजर डाली और आगे कहा, इसलिए कई परिवार अपने बच्चों में से एक को चरवाहा बनने देना पसंद करते हैं। इस तरह वो शादी नहीं करेगा और एक निश्चित आय प्राप्त करेगा। अधिकांश समय वो खुद का खर्च उठा सकता है। इस मुद्दे के निहितार्थ पर विचार करते हुए रेमंड का चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। इससे पहले उसने कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था। यही कारण था कि उसे लुमियन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। हालांकि गांव के ज्यादातर लोगों का मानना था कि लुमियन का चरित्र खराब था और उसे झूठ बोलना और चाले चलना पसंद था, लेकिन असल में वो अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा जानकार था। दूसरी ओर रीमंड को लगता था कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता और वो अपने परिवार की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अपने दिन अचंभे में बिताता था। ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, लुमियन ने मन ही मन सोचा और फिर कुशलता से बातचीत को वापस अपनी जांच की ओर मोड़ दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी सब जगह पूछना चाहिए। हम कल एवा को बुला लेंगे। हां, हम बाद में गिलॉम जूनियर और अजेमा को भी शामिल कर सकते हैं। इससे न केवल संभावित रूप से लाभ होगा, बल्कि ये एक आकर्षक गतिविधि भी होगी जो हमारी क्षमताओं को प्रशिक्षित कर सकती है। गिलॉम जूनियर और अजेमा को भी लाओ। रेमुंड अनिच्छा से बड़बड़ाया। इसमें जितने अधिक लोग शामिल होंगे, पुरस्कार में उसका हिस्सा उतना ही कम होगा। इसके अलावा यदि वो उन्हें शामिल करता तो एवा का प्यार जीतने की उसकी संभावनाएं कम हो जाती।
लुमियान ने उसकी ओर दया और दया की भावना से देखा। मूर्ख बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि एवा तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी? उसकी भौहें बहुत ऊंची हैं और वो सिर्फ एक अच्छे परिवार में शादी करना चाहती है। वो स्पष्ट रूप से मेरे बारे में एक खलनायक के रूप में एक निश्चित अनुकूल धारणा रखती है। फिर भी वो खुद को नियंत्रित कर सकती है। डारिएगे क्षेत्र में ऊंची भौहें का मतलब उच्च मानक होना था और वे किसी भी औसत व्यक्ति के साथ समझौता नहीं करते थे। लुमियन ने सरलता से समझाया, मेरी बहन हमेशा कहती थी कि संख्या में ताकत होती है। वे कौन बूढ़े हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए? तुमने जांच नहीं की? रेमंड ने आश्चर्य से पूछा। वैंड कार्ड वाली घटना के बाद मेरे पास जांच करने की ऊर्जा कैसे हो सकती है? लुमियन मुस्कुराया और चुटकी ली। बेशक मैंने जांच की। मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की आपकी क्षमता का परीक्षण कर रहा हूं। रेमंड को कोई संदेह नहीं था। गांव में अभी भी 9 बुजुर्ग जीवित हैं। वे मेरे पेपे की उम्र के ही हैं या उनसे थोड़े बड़े हैं। 6 महिलाएं और 3 पुरुष। महिलाएं ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। लुमियन चुपचाप गहरी सोच में डूबा हुआ सुन रहा था। अंतिम 2 लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वे दूसरे गांव से हैं और शादी करके यहां आए हैं। चलो नारोका से शुरू करते हैं। वो सबसे बड़ी है और जब वॉलॉक वाली घटना हुई थी तब वो वयस्क रही होगी। नारोका का असली नाम वास्तव में नारोका नहीं था। ये उनके लिए सम्मान का एक शीर्षक था। रिस्टन प्रांत में प्रमुख परिवारों की विवाहित महिलाएं या जो घर की वास्तविक मुखिया थी, उन्हें मैडम की उपाधि दी जाती थी। इससे भी बढ़कर उनके नाम पर ए लगा होता था ताकि उनकी स्त्रीत्व की घोषणा की जा सके और उनके नाम के आगे ना लगा होता था ताकि उनके अधिकार को दर्शाया जा सके, क्योंकि मैडम अपने क्षेत्र पर शासन करती थी। मैडम पुआलिस का परिवार लंबे समय से गिरावट में था और घर पर वो अपने पति बेओस्ट प्रांतीय प्रशासक का कर्तव्यनिष्ठा से पालन करती थी। इसलिए उनके नाम में ना उपसर्ग या ए प्रत्यय नहीं था। उन्हें केवल मैडम कहकर ही संबोधित किया जा सकता था। नारों का जीवन के शुरुआती दिनों में ही विधवा हो गई थी और परिणाम स्वरूप उन्होंने परिवार के खातों को संभाल लिया। अपने 2 बेटों के वयस्क होने, शादी करने और उनके अपने बच्चे होने के बावजूद उन्होंने परिवार की किस्मत पर अपना हाथ रखा। ये कौडू में एक दुर्लभ घटना थी जहां पुरुष आमतौर पर परिवार के मामलों की जिम्मेदारी लेते थे। जिन परिवारों में पिता अनुपस्थित होते थे, वहां सबसे बड़ा बच्चा वयस्क होने पर स्वाभाविक रूप से अपनी मां से पूरे परिवार को संभालने का अधिकार वापस ले लेता था। ठीक है, रीमुंड ने लुमियन के निर्णय पर सवाल उठाए बिना सहमति जता दी। जब वे कुछ इमारतों के पास से गुजर रहे थे तो लुमियन ने 4 बूढ़ी महिलाओं को एक 2 मंजिला मकान के सामने धूप सेंकते हुए बातचीत करते हुए देखा। वे एक दूसरे के बहुत करीब बैठते थे और एक दूसरे के शरीर पर जू पकड़ते थे, जो कि इंटिस गणराज्य के ग्रामीण इलाकों में मनोरंजन का एक रूप था, जिससे लोग एक दूसरे के करीब आते थे और स्नेह प्रकट करते थे। क्या हम उससे अभी पूछें? रेमंड ने झिझकते हुए कहा। उन्हें चिंता थी कि किंवदंती के पीछे की सच्चाई की उनकी खोज पूरे गांव में फैल सकती है। चलो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं, लुमियन ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह की सभाओं के माध्यम से गांव में कई अफवाहें पैदा होती हैं और फैलती हैं। थोड़ी देर बाद अन्य 3 बूढ़ी महिलाएं एक एक करके चली गई, क्योंकि उनके घर में अभी भी काम बाकी था। सुप्रभात, नारोका। लुमियन तुरंत पास आया। नारोका के बाल भूरे थे और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी। उसने खुरदरे कपड़े से बनी गहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ चिकन की खाल की परत से ढके हुए थे और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से धब्बे थे। और हमारे साथ कब आएगी? गांव में बहुत से लोग उसे याद करते हैं, नारोका ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि वे पुरुष थे। लुमियन ने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश किया जहां उसने अपना सच बोला, जबकि दूसरे ने किसी अन्य मामले के बारे में बात की और उत्सुकता से पूछा, नारोका,
क्या तुमने वास्तव में एक असली जादूगर देखा है, वो जिसका ताबूत 9 बैल भी नहीं हिला सके? नारोका का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। किसने कहा तुमसे? एक रात उसका दोस्त उसे ये बात बताने के लिए वापस आया। लुमियन बकवास करने लगा। नारोका दंग रह गया। क्या आत्माएं सचमुच वापस आ सकती है? मेरे पापा ने मुझे बताया कि पेपे ने अपने जीवित रहते हुए इस बारे में बताया था। रेमंड ने बीच में ही कहा। वो लुमियन को बुजुर्ग महिला को धोखा देते हुए नहीं देख पा रहा था। नारोका के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, उसके मरने से पहले हम में से किसी को नहीं पता था कि वो एक जादूगर था। वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें नहीं पता कि और एक जादूगर है। लुमियन ने मन ही मन सोचा, जब तक कि वो अचानक मर नहीं गया और वो उल्लू उड़ गया। नारोका अपनी यादों में खो गई। उसकी बाकी कहानी किंवदंती से मिलती जुलती थी। लुमियन ने आगे दबाव डाला। उस समय वो जादूगर कहाँ रहता था? नारोका ने उसकी ओर देखा। यही वो जगह है जहां आप और औरोरे अब रह रहे हैं। उस वारलॉक को दफनाए जाने के बाद पादरी और कुछ अन्य लोगों ने उस जगह को लूट लिया और उसे जलाकर राख कर दिया। 2 या 3 दशकों तक किसी ने भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मामला भुला दिया गया। बाद में औरोराए और घर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन खरीदी। हमारा घर? लुमियन का दिल धड़क उठा। ये उत्तर उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। एक पल में ही उन्हें एहसास हो गया कि ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जिन्हें उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था। धन कमाने की औरोर की क्षमता और उसकी रहस्यमयी अलौकिक क्षमताओं के बावजूद वो कोडू के ग्रामीण क्षेत्र में क्यों बसना चाहेगी? प्रांतीय राजधानी बिगोरे, सुहित का चहल पहल भरा कपड़ा केंद्र या फिर राजधानी ट्रायर जैसे शहर कहीं बेहतर विकल्प होंगे। भले ही औरोरे को ताजी हवा और स्वच्छ वातावरण वाली जगह की तलाश थी, लेकिन इन शहरी केंद्रों में ऐसे कई इलाके हैं जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। औरोर ने एक बार उससे कहा था, छिपने का सबसे अच्छा तरीका किसी बड़े शहर में छिपना है। लुमियन का दिमाग तेजी से चल रहा था और वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आज उसे पता चला कि जिस भूमि को औरोर ने अपने घर के लिए चुना था, जिस भूमि पर उनका घर था, वो कभी एक शक्तिशाली जादूगर की थी। वॉरलॉक कहाँ दफन है? रेमंड ने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए बीच में पूछा। लुमियन के घर में धन संपत्ति मिलने की कोई आशा न होने के कारण वो केवल यही आशा कर सकता था कि वॉरलॉक के शरीर में कोई मूल्यवान रहस्य छिपा हो। नारोका ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह बहुत बड़ी बात थी। निस्संदेह इसने पादरी के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। पुराने दिनों में ताबूत को गिरजाघर के बगल में कब्रिस्तान तक खींचने के लिए 9 बैल इकट्ठे किए जाते थे। पादरी इसे शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान करते थे। आखिरकार शव का अंतिम संस्कार किया गया और अवशेषों को कब्र में दफना दिया गया। रेमंड अपनी निराशा छिपा न सका और बुदबुदाया, मैं समझ गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? नारोका ने सवाल पूछने से पहले रेमंड के चेहरे की जांच की। लुमियन ने ठहाका लगाया और एक ऐसी कहानी गढ़ी जो मनगढ़ंत लग रही थी। हम वॉरलॉक के खजाने की तलाश कर रहे हैं। बच्चे, दिवा स्वप्न देखने में अपना समय बर्बाद मत करो। नारोका ने चेतावनी दी। समझ गया, लुमियन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लुमियान और रेमंड ने नारोका को अलविदा कहा और शहर के चौराहे की ओर चल पड़े। कोई उम्मीद नहीं है, लुमियन? बिल्कुल भी नहीं, रेमंड ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही वे एक इमारत का चक्कर लगा रहे थे, उनका मनोबल गिर रहा था। वास्तव में जो कुछ भी जलाया जा सकता था, जला दिया गया है। जो कुछ भी लिया जा सकता था, वो दशकों पहले ले लिया गया था। लुमियन ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। अपनी स्थिति की निराशा के बावजूद लुमियन अपने सपने में मिले अवसर के कारण निराश नहीं हुए। रेमंड सहमत हो गया। हां, तुम सही हो। सभी कहानियों में से केवल वो शापित
उल्लू ही अभी भी बचा हुआ है। लुमियन की आंखें चमक उठीं जब उसने गांव के बाहर जंगल की ओर नजर घुमाई। उल्लू, वो बुदबुदाया। रेमंड भयभीत होकर पीछे हटा और जल्दी से बोला, लेकिन ये तो वर्षों पहले ही मर चुका होगा। वो उल्लुओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ संगति करने वाला व्यक्ति नहीं था। दक्षिण में इंटिस में उल्लू, बुलबुल और कौवों को दुष्ट प्राणी माना जाता था, जो राक्षसों की सेवा करते थे, मानव आत्माओं को चुरा लेते थे और केवल दुर्भाग्य लाते थे। चैप्टर 8। ये विचार लुमियन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, लेकिन वह इसे क्रियान्वित करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक नहीं था। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वॉरलॉक की मृत्यु के बाद से कई वर्ष बीत चुके थे और उल्लुओं की जीवन अवधि मनुष्यों की तुलना में बहुत कम थी, पहाड़ पर पक्षियों की विशाल संख्या लुमियन को पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त थी। वहां बहुत सारी घटिया चीजें थी। उस उल्लू पर कोई अलग निशान नहीं है। नहीं, किंवदंतियों में उल्लू के बारे में कुछ भी विशेष उल्लेख नहीं था। नारोका ने सब कुछ नहीं बताया। हमने पर्याप्त गहराई से पूछताछ नहीं की। वो अपने विचारों से बाहर आया और रीमंड को एक आश्वस्त मुस्कान दी। एक जादूगर से बंधा हुआ उल्लू 100 साल तक जीवित रह सकता है। जब रेमंड डर से कांप उठा तो उसने शांत स्वर में उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो सोम अमी, ये मेरा आखिरी उपाय है। मैं किसी राक्षस से भिड़ना नहीं चाहता। शायद हमें किसी दूसरे बूढ़े ऋषि से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि नरोका ने कोई महत्वपूर्ण सुराग अनदेखा कर दिया हो। उस आदमी की आवाज में मोहक भाव आ गया और वो आगे बोला, अगर मैं एक जादूगर होता तो मैं अपने सारे खजाने अपने पास या अपने घर में नहीं रखता। मैं कुछ बचाकर रखता ताकि अगर इंक्विजिशन मुझ पर हमला करे तो मैं उसे बचा सकूं। मेरे पास अपना सामान इकट्ठा करने के लिए समय नहीं होता। जब मुझे भागना पड़ता तो मैं बेसहारा रह जाता। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन की जांच जादूगरों और चुड़ैलों का शिकार करने के लिए कुख्यात थी। उनके वीरतापूर्ण कार्यों का पूरे ग्रामीण इलाकों में जश्न मनाया जाता था। रेमंड का चेहरा उत्साह से चमक उठा और उसने कहा, आप सही हैं। उन्होंने तड़पते हुए कहा, यह शर्म की बात है। बहुत साल बीत गए हैं। चर्च की खोजी गई दौलत शायद बहुत पहले ही खर्च हो गई होगी। सो मम्मी, ये एक खतरनाक विचार है, लुमियन ने चिढ़ाते हुए कहा। बिना विचलित हुए उन्होंने पियरेपेरे, नेफेरिया और मौरी परिवार के अन्य बुजुर्गों से मिलना जारी रखा। यद्यपि उनके उत्तर नारोका के उत्तरों से मिलते जुलते थे, फिर भी लुमियन और रीमुंड अपने नए अनुभव से अधिक विवरण निकालने में सफल रहे। उदाहरण के लिए, उल्लू मध्यम आकार का था और अपनी प्रजाति जैसा ही था। इसकी नुकीली चोंच, बिल्ली जैसा चेहरा, बिखरे हुए धब्बों वाले भूरे पंख, भूरी पीली आंखें और काली पुतलियां थी। हालांकि ये आम उल्लू से बड़ा था और इसकी आंखें घूमती हुई दिखाई देती थी। ये अपनी प्रजाति की तरह कठोर या मंद बुद्धि नहीं था। इन सभी विशिष्टताओं के कारण उनके वर्णन में उल्लू और भी अधिक भयावह प्रतीत होता है। लगता है कि हम एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं, लुमियन ने रीमंड से कहा जब वे टाउन स्क्वायर की ओर जा रहे थे। हमें अन्य किंवदंतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रीमंड अब पहले की तरह निराश नहीं था। सहमत हूं, लेकिन हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ये आदमी इतना सक्रिय और मेहनती है। लुमियन ने मन ही मन रेमंड के उत्साह और परिश्रम की प्रशंसा की और उसके लिए इनाम तैयार कर लिया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, अपना समय लो और इस पर विचार करो। हम कल चर्चा करेंगे। मैं आज दोपहर तुम्हें युद्ध की तकनीक सिखाऊंगा। अद्भुत, रेमंड ने अप्रत्याशित निर्देश से अति प्रसन्न होकर कहा। औरोर एक कुशल योद्धा थी। आखिर वो गांव के बर्बर और क्रूर पुरुषों से कैसे निपट सकती थी? उसका छोटा भाई भी उतना ही कुशल होगा। रेमंड ग्रेग को विदा देने के बाद लुमियन अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं। नेता अपने चरम पर था। उसकी ऊंचाई
1.7 मीटर से अधिक नहीं थी। उसने सफेद चोगा पहना हुआ था और उसके बाल हल्के काले थे। शाही चाल ढाल और शालीन चेहरे के साथ उसकी नाक की नोक स्पष्ट घृणा और द्वेष से थोड़ी मुड़ी हुई थी जब वो अपनी नीली आंखों से लुमियन को घूर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि कोर्डू स्थित इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी गिलॉम बेनेट है। मैं काफी समय से आपके आने का इंतजार कर रहा हूं, गिलॉम बेनेट ने गहरी आवाज में कहा। क्या आप जानबूझकर उन विदेशियों को गिरजाघर में लाए थे? लुमियन ने खुद को समझाने की कोशिश की और चुपके से एक कदम पीछे हट गया। मुझे लगा कि तुम अंदर सो रहे हो। उसने देखा था कि पादरी का छोटा भाई पोंस बेनेट गिलॉम बेनेट के बगल में खड़ा था। पोंस की उम्र 30 के आसपास थी। वो ताकतवर, दबंग और गुंडा था। उनके साथ मौजूद अन्य व्यक्ति पादरी के गुर्गे थे। लुमियन के पीछे हटने पर गिलॉम बेनेट ने पोंस को एक नजर से संकेत दिया। पोंस बेनेट की मुस्कुराहट भयावह हो गई जब वो आगे बढ़ा और चिल्लाया, बदमाश, अब समय आ गया है कि तुम जान लो कि यहां पिता कौन है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पोंस ने अपने कदम तेज कर लिए और लुमियन पर झपट पड़ा। अन्य क्रूर लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। कॉर्डू में, एक ऐसी जगह जहां तर्क का कोई बोलबाला नहीं था और माफी मांगने पर भी कोई ध्यान नहीं देता था, क्रूर बल ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो सम्मान दिला सकती थी। पादरी गिलॉम बेनेट इस बात को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार हिंसा का सहारा लिया था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि लुमियन ने बाहरी लोगों को गिरजाघर में घुसने के लिए कहा है, तो पादरी ने बिना समय बर्बाद किए अपना कदम उठाया। वो उस बदमाश को पकड़ने और उसे तब तक पीटने के लिए दृढ़ संकल्प था जब तक कि वो 1 महीने तक बिस्तर पर न पड़ जाए। पादरी लुमियन को उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहता था और तब तक चैन से नहीं बैठना चाहता था जब तक कि कोई उसकी बदतमीजी की कीमत न चुका दे। बेशक उसे औरों से बचना था। कानून के बारे में उसे केवल प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्ट को सूचित करना था। शहर के शेरिफ ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मामूली मुद्दे की जांच करने की संभावना नहीं रखते थे। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में बेओस्ट किसी स्थानीय पादरी को तब तक अपमानित नहीं करेगा जब तक कि हितों का कोई महत्वपूर्ण टकराव न हो। गिलॉम बेनेट को सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि विदेशियों ने प्रशासक की पत्नी मैडम पुआलिस के साथ उसके संबंध के बारे में किसी को नहीं बताया। वो अभी भी इस बात से अनजान था। उनकी गति के बावजूद लुमियन उनसे ज्यादा तेज था। जैसे ही पोंस ने बात की, लुमियन ने अपना रुख बदला और भाग निकला। वो पादरी के चरित्र और तरीकों से परिचित था। इससे पहले एक ग्रामीण ने गिलॉम बेनेट पर कई रखैले रखने और अनंत धधकते सूर्य से चढ़ावे का गबन करने का आरोप लगाया था। वो गांव में दूसरों को लगातार परेशान करता था और धार्मिक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता था। इसके बाद एक दोपहर रहस्यमय तरीके से ग्रामीण की मौत हो गई। धप धप धप। लुमियन हवा की तरह दौड़ा। अपने पापा का इंतजार करो, है ना? टन पेरे में भाग लो। पोंस ने उसका पीछा करते हुए चिल्लाया। उसकी गति भी धीमी नहीं थी। गुंडे उसका पीछा करते हुए पीछे आ गए। मुख्य सड़क की ओर भागने के बजाय लुमियन निकटतम घर में घुस गया। परिवार रसोई घर में दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था। तभी उन्होंने अचानक एक अजनबी को अंदर आते देखा। एक झटके के साथ लुमियन उनके पीछे से निकल गया और पीछे की ओर स्थित रसोई की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जब तक पोंस और उसके साथी अंदर आए, तब तक घर के मालिक को होश आ चुका था। वो उनसे भिड़ने के लिए खड़ा हुआ और पूछा, क्या हो रहा है? तुम सब क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ, बूढ़े आदमी। पोंस ने घर के मालिक को जोर से धक्का दिया, लेकिन इससे उसकी गति धीमी हो गई। जब वे खिड़की तक पहुंचे और बाहर कूदे, तब तक लुमियन किसी अन्य रास्ते पर गायब हो चुका था। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद वे लुमियन को पूरी तरह से भूल गए। सैक्रे ब्लू, सेस चियंस फॉस। पोंस ने सड़क किनारे थूक दिया।
अर्धभूमिगत 2 मंजिला आवास के बाहर लुमियन ने सांस लेने के लिए हांफते हुए अंततः दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 लयबद्ध चिल्लाहटों की एक श्रृंखला उसके कानों में गूंज उठी। लुमियन ने रसोई के दूसरी तरफ खाली जगह पर नजर डाली और देखा कि औरोर के सुनहरे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसने एक संग की शर्ट, टाइट सफेद पैंट और गहरे रंग के भेड़ के चमड़े के जूते पहने हुए थे और पसीने से लथपथ इधर उधर उछल कूद कर रही थी। कौडू में रसोई घर पहली मंजिल पर ज्यादातर जगह घेरता था, जो परिवार का मुख्य हिस्सा था। खाना बनाना और खाना यहीं पर बनता था। साथ ही मेहमानों का स्वागत भी यही होता था। वो फिर से व्यायाम कर रही है। लुमियन औरोर की विलक्षणताओं का आदी था और उसके व्यायाम कार्यक्रम से अप्रभावित था। पूछताछ करने पर औरोर अक्सर बिना कोई कारण बताए अजीब हरकतें करती थी। कम से कम व्यायाम करना लाभदायक है और ये आंखों के लिए काफी अच्छा है, लुमियन ने चुपचाप कहा। थोड़ी देर बाद औरोरे रुकी और काले टेप रिकॉर्डर को बंद करने के लिए बैठ गई। उसने लुमियन से सफेद तौलिया लिया और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसे निर्देश दिया। याद रखें, आज दोपहर को हमारा युद्ध अभ्यास है। मुझे अध्ययन करना है और युद्ध कौशल सीखना है। क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा मांग नहीं कर रहे हो? लुमियन ने बेपरवाही से बड़बड़ाया। औरोरे ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, आपको याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य 5 शिक्षाओं नैतिकता, बुद्धि, शरीर, सौंदर्य और श्रम का व्यापक विकास है। वो जितना अधिक बोलती उतनी ही अधिक खुश होती, मानो कोई सुंदर या मनोरंजक बात याद कर रही हो। मैं पहले ही नैतिक शिक्षा में फेल हो चुका हूं, लुमियन ने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने पूछा, किस तरह का युद्ध? एक बात जो वो समझने में विफल रहा वो ये थी कि औरोर, जो नाजुक और कमजोर दिखती थी, युद्ध में माहिर थी। वो कई युद्ध तकनीकों में निपुण थी और आसानी से उस पर हावी हो सकती थी। औरोर ने गंभीरता से सोचा, थोड़ा आगे झुकी और लुमियन की आंखों में देखा। फिर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, आत्मरक्षा। हां, लुमियन ने आश्चर्य से कहा, क्या ये लड़कियों के लिए नहीं है? औरोर ने खड़े होकर गंभीरता से अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, लड़कों को बाहर निकलते समय खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। कौन कहता है कि लड़के विकृत लोगों से नहीं मिलते? उसके होठों पर मुस्कान अब छिपी नहीं थी। लुमियन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन मजाक कर रही है या गंभीर, इसलिए वो चुप रहा और सफेद तौलिया उठाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अचानक उसे लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ कस गया है, मानो वो किसी बाधा से टकरा गया हो। वो लड़खड़ाकर आगे की ओर गिरा। हवा में ही लुमियन ने जल्दी से अपनी एब्डोमिनल को सिकोड़ा, अपनी बाह को आगे बढ़ाया और अपने बगल की कुर्सी पर झुक गया। वो कलाबाजी करता हुआ मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। औरोर ने अपना पैर पीछे खींच लिया और हंसने लगी। युद्ध के मूल सिद्धांतों में से एक है हर समय सतर्क रहना। कोई भी व्यक्ति लापरवाह नहीं हो सकता। याद है मेरे नौसिखिए भाई? उसका दाहिना हाथ पहले से ही लुमियन की पीठ को जकड़ चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि उसने अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण पा लिया है तो उसने उसे छोड़ दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लुमियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने इस मामले पर विचार किया और पाया कि यह भरोसा निरर्थक था। वो गिनती भूल गया था कि वो कितनी बार औरोर की दया पर रहा था। औरोर खांसने लगी और अपने भावों को नियंत्रित करने लगी। उस औरत के साथ क्या हुआ? लुमियन ने अपनी बातचीत का संक्षिप्त सारांश देते हुए कहा। मैं सपने के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपके मित्रों के जवाब का इंतजार करना चाहता हूं। ये एक स्मार्ट निर्णय है, औरोरे ने पुष्टि की। लुमियन ने विषय बदल दिया। दोपहर के भोजन के लिए क्या है? हमारे पास आज सुबह से बचा हुआ
कुछ टोस्ट अभी भी बचा हुआ है। मैं आपके लिए 4 और मेमने के चॉप भूनूंगी। औरोर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। आपका क्या हाल है? लुमियन ने पूछा। औरोरे ने सहजता से कहा, मैं सिर्फ ट्रफल बांस चिकन के टुकड़े खाऊंगी और उसके ऊपर थोड़ा पनीर और प्याज का सूप डालूंगी। मैंने पिछली बार इसे आजमाया था और पाया था कि ये काफी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो अचानक स्तब्ध रह गई। अगले ही पल उसने अपने कान ढकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जिससे वो कुछ कुछ खूंखार दिखने लगी। लुमियन चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें चिंता और आशंका से भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद औरोर ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई। उसका माथा एक बार फिर पसीने से भीग गया। क्या हुआ? लुमियन ने पूछा। औरोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे कानों में बजने वाली आवाज फिर से शुरू हो गई है। तुम्हें पता है कि मुझे ये पुरानी समस्या है। लुमियन ने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने कहा, ठीक है, फिर मैं दोपहर का खाना तैयार करता हूं। आराम करो। हर बार जब ऐसा होता था तो असाधारण क्षमताओं के लिए उनकी लालसा और प्रबल हो जाती थी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मामला बन जाता था। चैप्टर 9। जैसे जैसे रात होने लगी, लुमियन ने अपने पड़ोसियों से बात करना समाप्त किया जो ओवन उधार लेने आए थे। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा और उस कमरे में दाखिल हुआ जो औरोर का अध्ययन कक्ष था। कॉडू में बहुत से लोग गरीब थे और अपने खुद के ओवन या बड़े स्टोव खरीदने में असमर्थ थे। जब उन्हें रोटी टोस्ट करने या मांस को धूम्रपान करने की जरूरत होती थी, तो उन्हें दूसरों से उधार लेना पड़ता था और मौके पर ही उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। इस मामले में औरोरे हमेशा उदार और मिलनसार रही है। कोई भी व्यक्ति उनका ओवन उधार ले सकता था, लेकिन उन्हें ईंधन की लागत का भुगतान करना पड़ता था या फिर कोयला और लकड़ी खुद लानी पड़ती थी। इस समय उसने अपनी सफेद रेशमी नाइट ड्रेस पहन रखी थी और एक आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसका पूरा ध्यान उस किताब पर था जो उसने मेज पर रखे बैटरी से चलने वाले चमकीले लैंप के नीचे रखी थी। लुमियन उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बेपरवाही से बुकशेल्फ से एक पतली किताब निकाली और कोने में बैठ गया। छिपा हुआ पर्दा। ये किस तरह की पत्रिका है? लुमियन ने सोचा, कवर को देखते हुए, जो रहस्यमय प्रतीकों से सजा हुआ था। वो तेजी से पृष्ठों को पलटने लगा और जितना अधिक वो पढ़ता गया, उतना ही अधिक वो अचंभित होता गया। इस पत्रिका में मानव आत्मा के अस्तित्व के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे सभी प्राणियों में आत्मा होती है और विभिन्न आत्माओं के बीच संचार के गुप्त तरीकों के माध्यम से कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है। भले ही कोई भक्त न हो, भले ही वे केवल प्रार्थना करने और कभी कभी मास में भाग लेने के लिए अनंत धधकते सूर्य कैथेड्रल में जाते हों। 2 शब्द लुमियन के दिमाग में कौंधने से नहीं बच सकते थे। अपवित्रता, वर्जित, एक जादूगर के रूप में, जिसे निस्संदेह उसकी असली पहचान उजागर होने पर इंक्विजिशन द्वारा सूली पर जला दिया जाएगा। औरोर के लिए अपने निवास पर ऐसी किताबें रखना प्रथागत था। हालांकि लुमियन बता सकता था कि इस पत्रिका को प्रकाशन के लिए सरकार की अनुमति मिल गई थी। क्या ऐसी बात खुलेआम प्रकाशित की जा सकती है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रकाशन सेंसरशिप हमेशा से बहुत सख्त रही है? या ये नकली परमिट है? लुमियन ने औरोर की ओर देखा और पूछा, क्या ये प्रतिबंधित पत्रिका है? औरोर ने अपनी किताब से नजरें हटाई और अपने भाई की तरफ देखा। उसने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, पहले ये भूमिगत कथा थी। बाद में किसी कारण से इसे सेंसर ने मंजूरी दे दी और आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिया गया। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी और उसने मौन सहमति दे दी। काल्पनिक? लुमियन अपनी बहन के शब्दों के चयन से अचंभित रह गया। बेशक, ये काल्पनिक है। आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, है ना? औरोरे ने हंसते हुए कहा, अगर जो लिखा गया है वो सच है,
तो क्या आपको लगता है कि इसे अभी भी प्रकाशित किया जा सकता है? अगर आप इस पर लिखी विधि का पालन करते हैं तो खुद को मानसिक रूप से कमजोर और विक्षिप्त बनाने के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। हाँ, कभी कभी कुछ वास्तविक होगा, लेकिन संबंधित अनुष्ठान भाषा के बिना यह प्रयास की बर्बादी होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। यह एक वॉरलॉक का व्यावसायिक मूल्यांकन था। ठीक है, लुमियन अपनी निराशा छिपा नहीं सका। मुझे बस ये अजीब लगता है कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है। ऑरोर ने एक गहरी सांस ली। उसके फूले हुए गाल उसके चिंतन को और स्पष्ट कर रहे थे। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि दुनिया में हाल ही में अलौकिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है और उन्हें छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। जनता उनके अस्तित्व के बारे में अधिक जागरूक हो रही है और सरकार धीरे धीरे ऐसे विषयों पर अपनी पकड़ ढीली कर रही है। इसीलिए ऐसी किताबें प्रकाशित हो रही हैं। ट्रायर में साइकिक, लोटस और आर्केन सबसे लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं। मेरे पास ये सभी मेरी किताबों की अलमारी में है। अगर आप मधुशाला के लिए और अधिक यथार्थवादी कहानियां बनाना चाहते हैं तो आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। उई, लुमियन ने उत्सुकता से जवाब दिया। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। इसके साथ ही उसने अपने हृदय की गहराई में एक गहरी आह भरी। ऑरोरे की पुस्तकों का भंडार सचमुच प्रभावशाली और विविधतापूर्ण था। इन पुस्तकों और ऑरोरे की सामयिक व्याख्याओं की बदौलत लुमियन एक लड़का जिसने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी, दुनिया, महाद्वीप और देश के बारे में एक उचित समझ हासिल करने में कामयाब रहा, जिसे वो अपना घर कहता था। दुनिया दो बड़े महाद्वीपों में विभाजित थी, एक उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर, जो विश्वासघाती बरसर्क सागर द्वारा अलग किए गए थे, जहां उग्र तूफान उन सभी को तबाह कर देते थे जो इसके पानी में नौकायन करने की हिम्मत करते थे। लेकिन असली रहस्यमयी भूमि पूर्व और पश्चिम में, पौराणिक पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों पर स्थित थी। किसी ने कभी वहां पैर नहीं रखा था और कुछ लोग आश्चर्य करते थे कि क्या वे वास्तव में मौजूद भी हैं। लुमियन और ऑरोरे इंटिस रिपब्लिक में रहते थे, जो उत्तरी महाद्वीप के मध्य में स्थित एक भूमि थी। ये एक ऐसा राष्ट्र था जिसकी सीमा पश्चिम में फॉग सागर, उत्तर में फेसेक साम्राज्य और पूर्व में हॉर्नासिस पर्वत श्रृंखला और लोएन साम्राज्य से लगती थी। दक्षिण में फेनापोटर साम्राज्य, लेनबर्ग और मासिन स्थित थे। फेनापोटर साम्राज्य और लोएन साम्राज्य के बीच बसे छोटे देश जैसे सैगर, लेनबर्ग और मासिन को सामूहिक रूप से दक्षिण मध्य क्षेत्र के देश के रूप में जाना जाता था। वे ज्ञान और बुद्धि के देवता में एक समान आस्था रखते थे। दक्षिणी महाद्वीप पहले ही उत्तरी महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों के प्रभुत्व में आ चुका था। चाहे वो बालम साम्राज्य हो, पाज साम्राज्य हो, हागेंटी साम्राज्य हो या कोई अन्य राष्ट्र हो, वे सभी अपनी स्वायत्तता खो चुके थे। फिर भी विजित लोगों के दिलों में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक भयंकर प्रतिरोध चल रहा था। उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों को विभाजित करने वाले बरसर्क सागर के अलावा अन्य महान सागर भी थे। इंटिस गणराज्य के पश्चिम में फॉग सागर, लोएन साम्राज्य के पूर्व में सोनिया सागर, फेसेक साम्राज्य के उत्तर में उत्तरी सागर और दक्षिणी महाद्वीप के दक्षिण में ध्रुवीय सागर। इन्हें सामूहिक रूप से 5 सागरों के नाम से जाना जाता था। उत्तरी महाद्वीप के सभी राष्ट्रों में लोएन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद इंटिस गणराज्य था। पिछले युद्ध में पराजित फेसेक साम्राज्य चौथे स्थान पर आ गया था। फेनापोटर साम्राज्य तीसरे स्थान पर पहुंच गया था और दक्षिण मध्य क्षेत्र के देशों में लेनबर्ग सर्वोच्च स्थान पर था। कोडू के साधारण लोगों की तुलना में, जो केवल इंटिस गणराज्य, फेनापोटर साम्राज्य और लेनबर्ग के बारे में जानते थे, लुमियन व्यावहारिक रूप से एक मानचित्रकार थे। ये वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि कोडू गांव के चरवाहे केवल फेनापोटर और लेनबर्ग के अपने पड़ोसी राज्यों की यात्रा करते थे। उन्हें इन भूमियों की केवल सीमित समझ थी। डेरीगे क्षेत्र के उत्तरी गांवों के लोग भी उतने ही प्रांतीय थे।
आसपास की बस्तियों के अलावा वे केवल ट्रायर, सुहित और कुछ अन्य महानगरों का नाम ही बता सकते थे। लुमियन अक्सर हैरान रह जाता था, ऑरोर को इतना विशाल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। उसने जो भी किताबें पढ़ी वे सभी ऑरोरे ने लिखी थी, और उसकी सभी अभ्यास परीक्षाएं भी उसने ही तैयार की थी। ऑरोरे के पास पढ़ी गई किताबों के हर सवाल का जवाब था, लेकिन जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में उसकी विशेषज्ञता। ये बात वाकई हैरान करने वाली थी कि 20 साल की एक महिला इतनी सारी जानकारी जुटा सकती है। कुछ लोग 50 या 60 साल जीने के बाद भी इतना ज्ञान नहीं जुटा पाते। क्या ये सच है कि ये एक सच्चे वॉरलॉक की आधारशिला है? लुमियन ने फिर से ऊपर देखा और ऑरोर को देखा, विचारों में खोया हुआ। जब ऑरोर पढ़ते हुए उसके गाल थपथपा रही थी तो वो किसी विद्वान या जादूगर जैसी नहीं लग रही थी। ऑरोर ने लुमियन की नजर पकड़ी और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? लुमियन ने तुरंत विषय बदल दिया। पिछली बार आपने कहा था कि मेरे पास कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक ज्ञान है। ऑरोर ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। सैद्धांतिक रूप से आप किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने कभी वो विशेष परीक्षा नहीं दी, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। रोसेल ने निश्चित रूप से लोगों पर एक बड़ा प्रभाव डाला। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। निस्संदेह सम्राट रोसेले के शासनकाल में कॉलेज प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हुई, और ये आज तक शैक्षणिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। ऑरोरे के दिमाग ने अचानक गियर बदल दिया। उसने लुमियन को एक धूर्त मुस्कान दी और पूछा, तुम आज अपने कहानियों के साथ ग्राहकों को खुश करने के लिए हमेशा की तरह शराब खाने में क्यों नहीं रुके? लुमियन ने अपनी पत्रिका पलटते हुए कहा, मैं सच में शराबी नहीं हूं। घर पर पढ़ना भी उतना ही मजेदार है, और ये मेरी नसों को शांत करने और मेरे दिमाग को हल्का करने में मदद करता है। लुमियन ने चुपचाप कहा। ऑरोर ने सिर हिलाया और कमरे के कोने में लुमियन के स्थान पर नजर डाली। तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो और दयनीयता, कमजोरी और लाचारी का नाटक क्यों कर रहे हो? जरा पास आओ। रात में पढ़ने के लिए तुम्हें उचित रोशनी की जरूरत होती है, नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। लुमियन ने सोचा कि ऑरोर के पास शब्दों का एक तरीका जरूर है। हालांकि मैं दयनीयता, कमजोरी और असहायता के पीछे के अर्थ को समझता हूं, फिर भी ये एक अजीब संयोजन है। माना जाता है कि अब तक उसकी अजीबोगरीब आदतों के आदी हो चुके लुमियन ने एक कुर्सी ली और उस डेस्क के करीब चले गए जहां ऑरोर बैठी थी। दोनों ने शाम को चुपचाप किताबें पढ़ते हुए, कभी कभी बातें करते हुए बिताया, जबकि उनकी सांसों की आवाज पन्नों की सरसराहट और खिड़की के बाहर से आती हुई हल्की हवा के साथ मिल रही थी। शांतिपूर्ण और सुखदायक। जैसे ही उसने ऑरोर को शुभरात्रि कहा, लुमियन अपने क्वार्टर में वापस चला गया। उसने अपना कोट उतारकर कुर्सी की पीठ पर डाल दिया। वो वैंड कार्ड को अपने साथ बिस्तर पर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इससे केवल संदेह ही पैदा होता, और उसकी बहन ने हर समय उस पर सतर्क नजर रखने की कसम खाई थी। जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंचने वाला था, लुमियन स्तब्ध रह गया। उसका दिल धड़कने लगा। उसकी तीखी निगाहें कमरे में इधर उधर घूम रही थी, और उसने कुर्सी को, जो आमतौर पर तिरछे कोण पर रखी जाती थी, खिड़की की ओर कर दिया। फिर वो बिस्तर पर लेट गया और बगल में अलमारी पर रखे केरोसिन लैंप को बुझा दिया। जैसे ही वो गहरी नींद में डूबा, लुमियन अचानक चौंक कर जाग गया। शयन कक्ष घने धूसर कोहरे में डूबा हुआ था। लुमियन, जो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, ने शांति से अपने आसपास के माहौल को देखा और उसे एहसास हुआ। रात को सोने से पहले उसने जिस कुर्सी को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था, वो उसके सपने में अभी भी उसी प्रकार एक कोण पर रखी हुई थी, जैसा कि अतीत में वास्तविकता में थी। इससे पता चलता है कि जिस स्वप्न की दुनिया में वह प्रवेश कर गया था, वो वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब नहीं थी। शायद
ये उसकी सबसे गहरी अवचेतन इच्छाओं की अभिव्यक्ति थी। हालांकि लुमियन इसका अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन वो जानता था कि ये याद रखने लायक कुछ था। वो खिड़की के पास गया, अपने हाथ खिड़की की चौखट पर रखे और बाहर देखने लगा। भूरे लाल पत्थरों और लाल भूरे रंग की मिट्टी से बना पहाड़ और उसके चारों ओर ढह चुकी इमारतें अभी भी मौजूद थी। उस जगह का भयानक सन्नाटा कानफोड़ू था। समय तेजी से बीत गया। काफी सोच विचार के बाद लुमियन ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वो आज रात इस क्षेत्र का प्रारंभिक अन्वेषण शुरू करेंगे। सड़कों पर बिताए गए उनके पिछले जीवन ने उन्हें एक कर्मठ व्यक्ति बना दिया था। हालांकि वो नीचे की ओर नहीं भागा। इसके बजाय उसने अलमारी खोली और उसमें कपड़े रखने शुरू कर दिए। उन्हें गर्म रहने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इस तरह से अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना चाहते थे। उसने एक सूती शर्ट, सूती पैंट और चमड़े की जैकेट पहन ली और अपने शरीर को इस तरह से तान दिया कि वो फिट हो जाए। इससे ज्यादा कपड़े पहनने से उसकी चपलता पर ही असर पड़ता, और ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी था। जैसे ही वो अपनी वर्तमान स्थिति से सामंजस्य बैठा रहा था, लुमियन के मन में अचानक एक विचार आया। ये मेरा सपना है, क्या मैं जो चाहूं वो नहीं पा सकता? इस इरादे से उसने खुद से कहा, मुझे एक कवच और एक रिवॉल्वर चाहिए। मुझे एक कवच और एक रिवॉल्वर चाहिए। कमरा अभी भी हल्के भूरे कोहरे में डूबा हुआ था। ये नहीं चलेगा। ये सपना खास है। उसकी निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। गलियारे में बाहर निकलते ही उसने खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाया। ये अंधेरा और धुंधला था। लुमियन ने औरोर के बेडरूम और फिर उसके अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला। लेआउट वास्तविकता से थोड़ा अलग था, लेकिन उसने इसे तुरंत पहचान लिया। सबसे बड़ा अंतर, जाहिर है, यह था कि औरोर कहीं नहीं दिख रही थी। पूरा दृश्य ग्रे शेड्स में जम गया था। पहली मंजिल भी इससे भिन्न नहीं थी। लुमियन ने अपने आसपास के माहौल को देखा और खुद की रक्षा के लिए हथियार की तलाश की। वो अपने घर को किसी और से बेहतर जानता था, और जल्दी ही उसने 2 व्यवहार्य विकल्प खोज लिए। पहला स्टील से बना 2 मीटर लंबा कांटा था। औरोरे ने कहा था कि यह तब तक प्रभावी और उत्कृष्ट था जब तक लक्ष्य के पास लंबी दूरी का हथियार न हो। दूसरा कुल्हाड़ी एक तीखी, लोहे काले रंग की कुल्हाड़ी थी। दोनों क्यों नहीं? लुमियन औरोर के बार बार दोहराए जाने वाले वाक्यांश के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। आज का दिन पूरी तरह से टोही अभियान का था। उसे धूर्त बनना था, छाया में छिपना था। भारी हथियार लेकर घूमने से उसकी गतिविधियों में बाधा आएगी और उसकी पोल खुल जाएगी। एक गहरी सांस लेते हुए लुमियन कुल्हाड़ी लेने के लिए नीचे झुका। वो अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। धुंध के कारण वो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने चतुराई से बिना कोई आवाज किए दरवाजा खोल दिया। चैप्टर 10। जैसे ही लुमियन दरवाजे से बाहर निकला, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने अब वो जानी पहचानी कोडो नहीं थी, बल्कि एक गहरे लाल रंग की पहाड़ी चोटी और उसके आसपास की ढही हुई इमारतें थी। साथ मिलकर वे एक अजीब खंडहर बन गए थे। आसमान में कोहरा घना और पीला था, जिससे प्रकाश का अंदर आना मुश्किल हो रहा था। जमीन टूटी हुई थी और बहुत सी चट्टानें थी। लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से आगे बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। रास्ते में उसे छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वहां कोई खरपतवार या पेड़ नहीं थे। लुमियन डर के मारे चल रहा था। उसकी हर इंद्री सतर्क थी। वो बस अपनी पीठ झुकाकर खुद को सांत्वना दे सकता था। कम से कम अगर इस क्षेत्र में कोई खतरा था तो ये एक नजर में स्पष्ट हो जाएगा। वो इसे पहले से ही पहचान सकता था। अंततः वो खंडहर में पहुंचा, जो एक आधी ढह
चुकी इमारत थी और आग से नष्ट हो गई थी। लुमियन ने एक पल के लिए इलाके का निरीक्षण किया और अस्थायी रूप से पुष्टि की कि वहां कोई अन्य जीव नहीं छिपा हुआ था। अपने आकलन से संतुष्ट होकर वो सावधानी से इमारत के अंदर चला गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जली हुई लकड़ी कभी भी हवा से गिर सकती थी। कमरे की तलाशी लेते समय उसकी नजर घर के कोने में पड़े एक टूटे हुए बर्तन पर पड़ी। उसमें दरारों से चमकते हुए सोने की एक झलक दिख रही थी। लुमियन धीरे से बर्तन के पास गया और उसे पता चला कि वो एक सोने का सिक्का था। क्या यह सच हो सकता है? मेरे सपने के खंडहरों में वाकई खजाना है? उसने सोने का सिक्का उठाया और उसे अपने शरीर से पोंछा। सिक्के की सतह पर बने पैटर्न उजागर हो गए। सिक्के के आगे की तरफ एक आदमी का चित्र बना हुआ था। उसका चेहरा पतला था और उसके बाल 30 से 70 के अनुपात में बंटे हुए थे। उसके होठों पर मूंछ थी और उसकी निगाहें काफी दृढ़ थी। पीछे की तरफ 20 नंबर के चारों ओर मीठे आइरिस फूलों का गुच्छा था। लुमियन ने सिक्के पर अंकित व्यक्ति को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि इंटिस गणराज्य का पहला राष्ट्रपति लेवांग्स था। ये वास्तव में एक लुई डियोर है। लुमियन को आश्चर्य हुआ। सबसे पहले उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस अजीबोगरीब सपने के खंडहर में मौजूद मुद्रा वास्तव में इंटिस रिपब्लिक की मुद्रा थी। और दूसरी बात, उसने लापरवाही से लुई डियोर जैसी कीमती चीज उठा ली थी। वो जानता था कि वर्तमान समय में इंटिस गणराज्य की कानूनी मुद्राएं वर्ल्ड डियोर और कॉपेट थी। एक वर्ल्ड डियोर 100 कॉपेट के बराबर था। कोपेट तांबे के सिक्कों और चांदी के सिक्कों के रूप में मौजूद थे। तांबे के सिक्कों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 1 कोपेट, 5 कोपेट, 10 कोपेट, जबकि चांदी के सिक्कों का मूल्य 20 कोपेट और 50 कोपेट था। वर्ल्ड डियोर को चांदी के सिक्कों, सोने के सिक्कों या बैंकनोटों के रूप में पाया जा सकता है। चांदी के सिक्कों में 1, 5 और 10 वर्ल्ड डियोर के मूल्य वर्ग होते थे, जबकि सोने के सिक्के 5, 10, 20, 40 और 50 मूल्य वर्ग में आते थे। बैंक नोटों के मूल्य वर्ग और भी अधिक विविध थे, जो 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 वर्ल्ड डियोर तक थे। हकीकत में इंटिस के लोग अभी भी पुरानी मुद्रा इकाइयों से चिपके हुए थे। उदाहरण के लिए, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 5 कॉपेट तांबे के सिक्कों को लिक के रूप में जाना जाता था। इसी प्रकार 20 वर्ल्ड मूल्य के सोने के सिक्कों को सामान्यतः लुई डियोर कहा जाता था। पुराने मुद्रा युग में लुई डियोर को रोसेले के नाम से जाना जाता था, लेकिन गणतंत्र की स्थापना के बाद सम्राट रोसेले के प्रभाव को मिटाने के लिए इसका नाम बदलकर लुई डियोर कर दिया गया। जैसा कि लुमियन ने समझा, यहां तक कि कोडू के ग्रामीण क्षेत्र में भी एक लुई डियोर से खेतों वाले एक गरीब परिवार को पूरे 1 महीने तक गुजारा चल सकता था। वो जानता था कि औरोरे की उच्च आय के बिना वो शायद कभी ये भी नहीं देख पाता कि लुई डियोर कैसा दिखता है। वास्तव में पूरे कोडू गांव में केवल भाई बहन और प्रशासक के परिवार ने ही कभी लुई डियोर देखा था या उसके मालिक थे। किसी भी ग्रामीण के लिए ये लुई डियोर एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान उपलब्धि थी। दुर्भाग्यवश ये केवल एक सपना है। लुमियन निराशा का अनुभव करने से खुद को नहीं रोक सका। ये एक सामान्य बात थी जिससे ये असंभव था कि वो इसे सपने से बाहर ला सके। लेकिन फिर भी उन्होंने लुई डियोर को बहुत सावधानी और सम्मान के साथ संभाला। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भटकने में बिताने के कारण वो हर कॉपेट का मूल्य जानते थे और वो जानता था कि एक लुई डियोर 2000 कॉपेट के बराबर था, जो लोइन साम्राज्य में एक सोने के पाउंड के बराबर था, हालांकि थोड़ा कम। उसने जो कागजात पढ़े थे उनके अनुसार 24 वर्ल्ड डियोर का आदान प्रदान केवल एक सोने के पाउंड के लिए किया जा सकता था। लुमियन ने किसी भी लिखित जानकारी की खोज जारी रखी जो खंडहरों और उनके इतिहास पर प्रकाश डाल सके। वो देखना चाहता था
कि क्या ये स्थान वास्तविकता में किसी निश्चित स्थान से मेल खाता है, और क्या इंटिस गणराज्य के किसी गांव को इस स्वप्निल दुनिया में स्थानांतरित किया गया था। लुई डियोर की उपस्थिति ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। जब लुमियन सावधानी से खंडहर हो चुकी इमारत से गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक ऐसे स्थान पर पड़ी जहां कभी एक स्टोव खड़ा था, जो अब गहरे लाल रंग से रंगा हुआ था। खून। जैसे ही उसने जल्दी से अनुमान लगाया, उसकी पुतलियां फैल गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने निर्णय सुनाया। यद्यपि यह ताजा नहीं था, लेकिन अभी तक काला भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 या 3 दिन पहले ही टपका हो, या शायद हाल ही में। जैसे ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लुमियन को अचानक अपने चारों ओर का प्रकाश मंद पड़ता हुआ महसूस हुआ, मानो किसी चीज ने चुपचाप ऊपर से घने कोहरे के माध्यम से छनकर आने वाले प्रकाश को रोक दिया हो। पिछले हमलों की स्मृति लुमियन के मन में एक अशांत लहर की तरह उमड़ पड़ी, जिससे वो सहज प्रतिक्रिया करने लगा। बिना कुछ सोचे समझे वो आगे की ओर झुका और अपने शरीर को हवा में लपेट लिया, तथा किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए जमीन पर लौटने लगा। धप। जब कोई भारी चीज उसके पीछे गिरी तो हवा में जोरदार धमाका हुआ। लुमियन जल्दी से जीर्ण शीर्ण स्टोव के बाई ओर लुढ़क गया, तथा पास में पड़े एक पत्थर का सहारा लेकर अपने आप को बचाने लगा। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ, उसने देखा कि कुछ क्षण पहले जहां वो खड़ा था, वहां एक और आकृति खड़ी थी। मंद प्रकाश के कारण यह पहचानना कठिन हो गया कि यह मानव है या कोई मानव सदृश प्राणी। लुमियन के सामने झुका हुआ वो व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं था जो उसने पहले कभी देखा था। ये एक राक्षस था, जिसके पास न तो कपड़े थे और न ही जूते। इसकी त्वचा छील दी गई थी, जिससे लाल मांसपेशियां, रक्तवाहिकाएं और नीचे पीली प्रावरणी दिखाई दे रही थी। उसके शरीर से चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था, फिर भी वो जमीन पर नहीं गिरा। ये एक राक्षस था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें उसके चेहरे में समा गई हैं, और उसका मुंह पूरी ताकत से खुला हुआ है, जिससे आसमान दांत और लार की लंबी धार दिखाई दे रही है। लुमियन ने अतीत में जितनी भी भूत प्रेत की कहानियां गढ़ी थी, उसके बावजूद उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे वास्तविक जीवन में ऐसी बुरी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। वूश। खून की दुर्गंध लुमियन के नथुनों में भर गई, और राक्षस की हांफने की आवाज उसके कानों में भर गई। सहज बुद्धि ने लुमियन को अपने वश में कर लिया, और वह रक्तलाल राक्षस के हमले से बाल बाल बचता हुआ एक ओर चला गया। लुमियन को पता था कि उसे अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए औरोर के मार्गदर्शन और सड़कों पर लड़ने के वर्षों के अनुभव का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके बिना वो समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो पाता। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए लुमियन उस राक्षस पर झपटा जिसने उस पर हमला किया था। अपने हाथ में अपनी तेज कुल्हाड़ी लेकर उसने पूरी ताकत से राक्षस की पीठ पर वार किया। टकराना। लुमियन की कुल्हाड़ी ने राक्षस को बीच रास्ते में ही गिरा दिया, जिससे हर दिशा में मवाद और खून की फुहार फैल गई। बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के लुमियन एक घुटने पर बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी फिर से उठाई और दूसरा वार करने के लिए तैयार हो गया। बैंग बैंग बैंग। बार बार लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी को सटीकता और बल के साथ घुमाया, प्रत्येक बार राक्षस के मांस को चीरता हुआ उसके सिर, गर्दन और पीठ के पीछे गहरी चौड़ी दरारें छोड़ता गया। अंततः राक्षस लुमियन के भयंकर प्रहारों से पराजित होकर शांत पड़ा रहा। हफ पफ। तुम दिखने में जितने डरावने लगते हो, तुम वैसे नहीं दिखते। लुमियन ने राहत की सांस ली। उसकी आवाज में मजाक की झलक थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपना चेहरा पोंछा, फिर उसी हाथ से दूसरे हाथ का खून पोंछा। क्या इस राक्षस के शरीर के तरल पदार्थ जहरीले हैं? फिलहाल मुझे तरल पदार्थों के सेवन से कोई दर्द नहीं हो रहा है। लुमियन को एक और समस्या की चिंता होने लगी। जैसे ही लुमियन ने हिम्मत जुटाई और राक्षस के शरीर की तलाशी लेने वाला था,
अचानक हुई हलचल से वो चौंक गया। त्वचाहीन, रक्त रंग का राक्षस दोनों हाथों से खुद को सहारा देकर फिर से उछल पड़ा, मानो वो अभी भी जीवित हो। ये अभी तक मरा नहीं है। इस हालत में कट जाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि राक्षस अभी भी जीवित है। लुमियन हैरान और भयभीत था। लुमियन पर भय और घबराहट छा गई। अगर लुमियन का सामना सामान्य इंसानों, जानवरों या राक्षसों से होता तो वो इतना भयभीत नहीं होता, भले ही वो उन्हें हरा न पाता। लेकिन उसके सामने ये राक्षस अजेय लग रहा था, जिससे लुमियन की हर चाल बेकार हो गई। राक्षस की थोड़ी सी उलझन का फायदा उठाते हुए लुमियन ने तुरंत फैसला किया। उसने अपने पैरों के बल पर खुद को संभाला, घुटनों पर जोर लगाया और बेतहाशा भागा। धप 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 वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसने अपनी गर्दन के पीछे राक्षस की सांस महसूस की और उसकी भारी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। राक्षस उसके पीछे पीछे आया। अपने डर के बावजूद लुमियन ने अपने दांत पीस लिए और अपने डर को खुद पर हावी होने दिया। वो अपनी पिछली सीमाओं को पार करते हुए और भी अधिक तेजी से दौड़ने लगा। उसे खुशी हुई जब उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके और राक्षस के बीच की दूरी अब कम नहीं हो रही थी। धप 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 लुमियन अंततः अपनी अर्धभूमिगत 2 मंजिला इमारत में पहुंचा और उसने खुला दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। जोर से आवाज करते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से स्टोव के पास गया, जहां उसने दीवार से टिका हुआ एक स्टील का कांटा उठा लिया। फिर उसने दरवाजे पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तभी उसे राक्षस के भागते कदमों की आवाज धीमी पड़ती हुई सुनाई दी। उसने इंतजार किया, लेकिन राक्षस ने दरवाजा बंद करने की कोशिश नहीं की। वो जानता है कि मैं यहां घात लगाए बैठा हूं। लुमियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि राक्षस की बुद्धि उससे कहीं अधिक है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास वाली खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका। अचानक शीशे पर एक चेहरा दिखाई दिया, खून से लथपथ, त्वचाविहीन और असमान दांतों वाला चेहरा। लुमियन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिल लगभग रुकने को हो गया। लुमियन को आश्चर्य हुआ कि राक्षस ने कांच तोड़ने या उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो बस उसकी नजरों से मिला। लुमियन अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और दोनों हाथों से लंबा कांटा लहराते हुए पीछे हट गया। राक्षस खिड़की से बाहर चला गया। लुमियन ने सावधानीपूर्वक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी, क्योंकि वो कुछ देर तक हल्के कोहरे में रहा और अंततः खंडहरों की ओर लौट गया। लुमियन को परेशानी हुई। वो राक्षस को फंसाने और सपने से शीघ्र भागने के लिए तैयार था, लेकिन वो प्राणी बिना हमला किए ही चला गया। कुछ सोचने के बाद लुमियन के दिमाग में एक संभावना आई। शायद राक्षस मेरे घर में घुसने से डरता है। हां, घर को किसी भी तरह के नुकसान का कोई निशान नहीं है। सपने में ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है। इस एहसास के साथ लुमियन को राहत का एहसास हुआ। अगले ही पल लुमियन को थकावट की लहर ने घेर लिया। इस छोटी सी पीछा ने उनसे युद्ध प्रशिक्षण की पूरी दोपहर से भी अधिक ऊर्जा ले ली थी। लुमियन अपने हाथों में फावड़ा और कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। बिस्तर पर लेटते समय लुमियन सोने की कोशिश करने लगा। लुमियन ने अपनी आंखें खोली। वो भ्रमित और सुस्त महसूस कर रहा था। पर्दों के बाहर अभी भी अंधेरा था और कमरा छाया में डूबा हुआ था। एक पल के लिए लुमियन को समझ नहीं आया कि वो अभी भी सपनों की दुनिया में है या किसी तरह वास्तविकता में लौट आया है। लेकिन फिर उसने ग्रे कोहरे की कमी और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसने अपना पजामा पहना हुआ था और उसे एहसास हुआ कि वो जाग गया होगा। मैं डर के कारण जल्दी उठ गया, लुमियन ने अपने आप से कहा, अवचेतन रूप से अपने पजामे की जेब थपथपाते हुए। लेकिन जब उसे लुई डियोर का वजन महसूस नहीं हुआ तो उसे निराशा का एहसास हुआ। इससे एक और तथ्य की पुष्टि हुई कि धन को सपनों की दुनिया से बाहर नहीं लाया जा सकता।
लुमियन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसके विचार एक गंभीर समस्या की ओर मुड़ गए। वो उस अजय राक्षस से कैसे निपटेगा? जबकि लुमियन जानता था कि वो उस क्षेत्र को बाईपास करके चुपके से प्रवेश कर सकता है। वो ये भी जानता था कि ये दीर्घकालिक समाधान नहीं था। भविष्य में इसी तरह के राक्षसों का सामना करने की संभावना हमेशा बनी रहती थी और वो बिना तैयारी के अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकता था।